Assalamu alaikum. My name is Asfad Ali. I am from the ComSearch University, Islamabad, Lahore campus. I am studying my BS Computer Science and currently I am in my last semester and majorly doing my final year project. And other than that, मैं कुछ जॉब्स कर रहा था, तो उनमें से एक जॉब पे मैं आप सबको भी हायर करना चाहूँगा। वो जॉब है वेब स्क्रैपिंग के रिलेटेड। तो आप सबको ही क्यों हायर करना चाहूँगा, उसकी रीज़न ये है कि ये जॉब जो है ना, ये स्टूडेंट फ्रेंडली है। स्टूडेंट फ्रेंडली इन अ सेंस कि आपको सबसे पहली जो फैसिलिटी है एज अ स्टूडेंट जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी कि आपको कोई स्ट्रिक्ट वर्किंग आवर्स फॉलो नहीं करने, आपको ऑफिस नहीं जाना, आपको एग्ज़ाम डेज़ में भी काम नहीं करने की ज़रूरत, आपको प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट्स के डेज़ में भी आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फुल टाइम भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको उतना ही काम करना पड़ेगा जितना आपके पास फ्री टाइम है, और अगर आपके पास एम्पल फ्री टाइम है तो आप इसमें मैक्सिमम काम करते हुए एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये जॉब जो है वो टास्क बेस है, तो इसीलिए टास्क बेस रखी गई है कि अगर फ़िक्स सैलरी होगी तो आपसे फ़िक्स जो है वो एक जॉब डिमांड की जाएगी। लेकिन अगर हम इसको टास्क बेस में कन्वर्ट करते हैं, जो कि बहुत ही कम मिलता है आपको सॉफ्टवेयर हाउसेस में, और अपने आप कहीं भी हंट करते हैं जॉब तो कहीं पर भी इस तरह नहीं होता। फ़िक्स वर्किंग आवर्स होते हैं मोस्टली, तो वो रिमोट भी नहीं होती, ये रिमोट हैं और फ्लक्चुएटिंग वर्किंग आवर्स हैं। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, आप अपनी एफ़र्ट्स के अकॉर्डिंग, जितना आप एफ़र्ट्स पुट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। तो पर टास्क आपको एक अमाउंट पे की जाएगी, जो कि एक टास्क की जो डिफ़िकल्टी लेवल है और जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग वो इनफ होगी। और जो राउंड फिगर अगर आप एज अ स्टूडेंट पार्ट टाइम और रिमोटली और अपने सारे काम असाइनमेंट, क्विज़ेस, एग्ज़ाम्स को देखते हुए भी अगर आप अच्छा 2-3 घंटे काम करते हैं इस पे, इन टास्क को आप कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, तो 3 घंटे में आप 2 कर लेंगे और 6 घंटे में 4। तो इस तरह अगर आप काम करते हैं तो आप अराउंड अबाउट कोई 30 to 50,000 तक अर्न कर सकते हैं। ये राउंड फिगर है। अब अगेन डिपेंड करता है कि आप कितनी एफ़र्ट्स कर रहे हैं, आप किस तरह से अपनी स्टडी को मैनेज कर रहे हैं विद दिस जॉब। तो इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है जॉब के लिए, और बाकी अब हम काम की तरफ आते हैं। काम का भी सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। तो जो बेसिक टाइटल है, जो हमारी जॉब का या हमारे टास्क का टाइटल है, वो है वेब स्क्रैपिंग। तो हम चैट जीपीटी से ही सारा काम करवाएंगे, ये चीज़ मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूँ। खुद आपने कुछ भी कोड नहीं करना, जस्ट आपने प्रॉम्प्ट्स देनी है, और मैं भी आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट्स कैसे देनी है, क्या प्रॉम्प्ट्स देनी है, यही बताने की कोशिश करूँगा। कोई कोडिंग नहीं सिखा रहा मैं, कोडिंग बेसिक आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल और ऊप की भी ज़रूरत नहीं, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स आपको आती होंगी। पाइथन बिल्कुल ईजी है, नहीं भी आती तो आप अभी सीख लेंगे मेरे साथ। और मैं जस्ट आपको ये सिखाना है, ये बताना है कि आपने क्या प्रॉम्प्ट्स देनी है और जो कोड आएगा उसको कैसे यूज़ करते हुए इस टास्क को कंप्लीट करना है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इसमें मे बी मुझे 1 घंटा लग जाए या 1.5 घंटा लग जाए काम को करते हुए, लेकिन ये मैक्सिमम भी 30 to 45 मिनट्स का काम होगा जो मैं अभी आपके सामने करूँगा। ये एक्सप्लेनेशन, रिकॉर्डिंग और ये सारी टेक्निकल चीज़ें जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उन सबको निकाल के जो एक्चुअल काम है वो 45 मिनट्स का ही होगा। तो सबसे पहले हम इससे पूछ लेते हैं, व्हाट इज़ वेब स्क्रैपिंग, explain 2 types of websites। तो वेब स्क्रैपिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग डाटा फ्रॉम द वेबसाइट। तो बेसिकली ये एक सिंपल सा काम है जिसमें हम पब्लिकली अवेलेबल डाटा जो वेबसाइट पे है उसको गेट करते हैं,
वो उसको गेट करने का मकसद ये है कि जिस तरह एक ब्राउज़र रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, एक HTML पेज आता है और वो ब्राउज़र में रेंडर होता है, उसको ह्यूमंस के लिए रेंडर किया जाता है, ह्यूमंस उसको रीड कर सकते हैं, उसमें अगर इंटरेक्टिव पेज है, लिंक्स हैं, बटन हैं तो उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब उस डाटा को किसी फर्दर प्रोसेसिंग में, फर्दर रिसर्च में यूज़ करना होता है तो उसको कलेक्ट करके एक डेटाबेस क्रिएट करनी होती है। तो हम जो काम करेंगे वो उस डाटा को कलेक्ट करना है। वो करेंगे किस तरह कि जिस तरह ब्राउज़र रिक्वेस्ट भेज रहा है उस तरह हम रिक्वेस्ट भेजेंगे पाइथन कोड के थ्रू। वो पाइथन कोड को जो हमारा सर्वर है जो वेबसाइट रिटर्न करता था ब्राउज़र को, वही रिटर्न करेगा हमारे पाइथन कोड को। पाइथन कोड में हम उस HTML के साथ खेलेंगे। खेलने से मुराद है उसको पार्स करेंगे, पार्स करने से मुराद उसको मैनेज करेंगे, मैनेज करते हुए डिफरेंट टैग्स और डिव्स को टारगेट करेंगे बाय क्लास नेम और बाय ID और बाय एनी अदर आइडेंटिफायर जो उस डिव को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। वो आइडेंटिफायर्स आपने पढ़े होंगे अगर आपको बेसिक HTML और CSS या जावास्क्रिप्ट का नॉलेज है, वेब डेवलपमेंट का भी नॉलेज है। तो उन आइडेंटिफायर्स को यूज़ करते हुए हम कुछ डिव्स को टारगेट करेंगे और वो डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब हम किस तरह की वेबसाइट से डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो डिफरेंट टाइप्स की वेबसाइट होती हैं। ई-कॉमर्स है, विकीपीडिया है, medium.com है जहाँ पर आर्टिकल्स होते हैं, डिफरेंट ब्लॉग्स वेबसाइट हैं, ट्रैवलिंग वेबसाइट्स हैं और मैप्स जैसे एक डिफरेंट टाइप की वेबसाइट है। तो हम जो वेबसाइट स्क्रैप करेंगे वो हम करेंगे यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट। उसमें जैसे कॉमसेट्स की वेबसाइट है, पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, उसमें हम क्या स्क्रैप करेंगे, उसमें स्पेसिफ़िकली हम ये स्क्रैप करेंगे, स्क्रैप से मुराद है कलेक्टिंग। तो उसमें हम क्या कलेक्ट करेंगे, कोर्सेज़, जो कोर्सेज़ इज़ इक्वल टू डिग्रीज़। इंटरनेशनली जो डिग्रीज़ के लिए टर्म यूज़ हो रही है वो कोर्सेज़ है। तो कोर्सेज़ या डिग्रीज़ को हम स्क्रैप करेंगे। डिग्रीज़ को स्क्रैप करने से मतलब ये है कि हम वो यूनिवर्सिटी जितनी भी डिग्रीज़ करवा रही है उन तमाम डिग्रीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है, कितनी फ़ी है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है कि नहीं, ये सारा उस पेज पे गिवन है। हमने जस्ट उस पेज पे मौजूद टेक्स्ट को स्क्रैप करके अपने सिस्टम में सेव करना है। फिर उस पर फर्दर प्रोसेसिंग है, वो बिल्कुल सिंपल है। मेन काम यही है, वो आपको एक दफ़ा बता देंगे तो वो आप सब कर सकते हैं। तो मेन काम जो वेब स्क्रैपिंग है, अब वेब स्क्रैपिंग में जो हमारी नीश है वो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स और उसमें जो हमारा स्पेसिफिक टारगेट है वो है यूनिवर्सिटी के कोर्सेज़ की इंफॉर्मेशन। तो अब वेबसाइट्स दो किस्म की होती हैं, दो कह लें टेक्नोलॉजीज़ पे बेस करती हैं। अगर आपने वेब डेवलपमेंट थोड़ी बहुत पढ़ी हुई तो आपको आइडिया होगा। एक होती है स्टैटिक वेबसाइट जिसमें जो कंटेंट है वो स्टैटिक होता है। स्टैटिक से मुराद ये है कि वो कंटेंट जो है जब सर्वर को रिक्वेस्ट जाती है तो एक प्री रिटन पेज आता है, प्री रिटन HTML आती है जो ब्राउज़र में रेंडर होती है। उसमें कोई भी चीज़ बाद में रिक्वेस्ट करके नहीं मंगवाई जाती सर्वर से। जो चीज़ भी आपको नज़र आएगी वो फर्स्ट रिस्पॉन्स में ही आई हुई होगी। एक सिंगल HTML जो रिटर्न हुई है उसी में वो एम्बेडेड था सारा टेक्स्ट, सारी इंफॉर्मेशन, सारी टैब्स जो भी एक पेज पे आपको नज़र आती हैं, उसको कहते हैं स्टैटिक वेबसाइट। तो एक अदर वेबसाइट्स की टाइप है डायनामिक वेबसाइट, जिसमें डायनामिक वेबसाइट्स वो होती हैं जिनमें जो डेटा है वो बाद में फिलअप किया जाता है। ब्राउज़र पे पहले एक सिंपल टेम्पलेट रेंडर होता है, फिर उस टेम्पलेट में डाटा फेच करके लाया जाता है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। अगेन सर्वर, उसी सर्वर को रिक्वेस्ट जाती है जो डाटा अरेज में या जेसन्स में रिटर्न करता है, उसको फिलअप करते हैं उसी HTML टेम्पलेट में जो उसने पहले रिटर्न किया था। तो ये बेसिक डिफरेंस है। और जो स्टैटिक वेबसाइट है उसमें सिंगल रिक्वेस्ट जाती है और कंप्लीट पेज आ जाता है। डायनामिक वेबसाइट में एक रिक्वेस्ट जाती है, एक टेम्पलेट आ जाता है और उसमें बाद में इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए जावास्क्रिप्ट से अगेन रिक्वेस्ट भेजी जाती हैं। तो इसमें अगर सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करें तो जो बेसिक HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके वेबसाइट्स बनाई जाती हैं ना, वो स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं मोस्टली। और जो रिएक्ट और Vue.js और इस तरह के जो फ्रेमवर्क्स या लाइब्रेरीज़ को यूज़ करते हुए वेबसाइट्स बनाई जाती हैं वो डायनामिक होती हैं। इसकी एक एग्ज़ाम्पल जो डायनामिक की है वो बग़ैर रिफ़्रेश हुए ब्राउज़र, बग़ैर रीलोड हुए भी आप पेज चेंज कर सकते हैं। यानी
उस पेज का पूरा कंटेंट चेंज हो जाता है, ब्राउज़र का जो यूआरएल है वो भी चेंज नहीं होता और रीलोड भी नहीं होता। और अब इन दो टाइप्स की वेबसाइट को स्क्रैप करने के दो तरीके हैं, डायनामिक के लिए अलग है, स्टैटिक के लिए अलग है। यहाँ पर इसने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया है। अगर आप स्टैटिक वेबसाइट को स्क्रैप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए पाइथन की लाइब्रेरी यूज़ हम पाइथन करेंगे। उसमें डिफरेंट लाइब्रेरीज़ है जिनको हम यूटिलाइज़ करने की कोशिश करेंगे, जिसमें एक ब्यूटीफुल शॉप है और स्क्रैप भी है। ये होगा स्टैटिक वेबसाइट के केस में। अगर डायनामिक वेबसाइट है तो हम यूज़ करेंगे सेलेनियम। ये तीनों जो नाम हैं ये पाइथन की लाइब्रेरीज़ के नाम हैं। इनके अलावा लाइब्रेरीज़ अवेलेबल हैं पाइथन में भी, और जावास्क्रिप्ट भी इस काम को करने की कैपेबल है, लेकिन पाइथन प्रेफर की जाती है क्योंकि इसका कोड इजी है और मैनेजेबल है और लेंथ बहुत कम होती है कोड की। अब इनसे पूछ लेते हैं, जीपीटी से ही पूछ लेते हैं कि ब्यूटीफुल शॉप के साथ रिक्वेस्ट एक लाइब्रेरी है, वो कंबाइन यूज़ होती है ब्यूटीफुल शॉप से स्क्रैपिंग करने के लिए। रिक्वेस्ट प्लस ब्यूटीफुल शॉप स्क्रैपी एंड सेलेनियम। अब इन तीन जो मेथड्स या तीन लाइब्रेरीज़ जो हैं इन दो टाइप्स की वेबसाइट को स्क्रैप करने के लिए, उनको हम चेक कर लेते हैं कि ये तीनों क्या चीज़ें हैं। डिफ़ाइन करवा लेते हैं, प्रोज पूछ लेते हैं, कॉन्स पूछ लेते हैं। अब पहला मेथड जो बताया ये है रिक्वेस्ट मॉड्यूल प्लस ब्यूटीफुल शॉप। इन दोनों को यूज़ करते हुए हम स्टैटिक वेबसाइट्स को स्क्रैप कर सकते हैं, वो ऊपर एक्सप्लेन किया गया। रिक्वेस्ट जो है वो रिक्वेस्ट भेजने के लिए यूज़ होगा। जो ब्यूटीफुल शॉप है वो HTML को पार्स करने के लिए, मीन्स मैनेज करने के लिए यूज़ होगा। जैसे ब्राउज़र उसको मैनेज करते हुए रेंडर करता है ना, उसी तरह ब्यूटीफुल शॉप उसको मैनेज करते हुए अपने पास सेव करता है जेसन ऑब्जेक्ट में या ट्रीज़ की फॉर्म में, ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हम जावास्क्रिप्ट में करते हैं, उसी तरह ब्यूटीफुल शॉप में भी अगर हम HTML सेव करवा लेते हैं तो उसमें भी हमें वेरिएबल मिल जाता है, जिसको यूज़ करते हुए हम उसके एलिमेंट्स को गेट कर सकते हैं, उस HTML के एलिमेंट्स का टेक्स्ट गेट कर सकते हैं। तो इसके प्रोज हैं, सिंपल है, लाइट वेट है, इजी टू यूज़ है, फाइन कंट्रोल, ग्रेट फॉर स्टैटिक वेबसाइट, अगेन ग्रेट फॉर स्टैटिक वेबसाइट्स। एंड इसके कॉन्स जो हैं वो सूटेबल नहीं है डायनामिक वेबसाइट्स के लिए, लिमिटेड फंक्शनैलिटी है और इसमें जो स्पीड है वो कम है। आपको बहुत सारी चीज़ें मैनुअली देखनी पड़ती हैं, जैसे रिक्वेस्ट हैंडलिंग भी मैनुअली देखनी पड़ती है, और इसमें आप कुकीज़ वगैरह भी मैनेज नहीं कर सकते। स्क्रैपी क्या है, ये भी उसी तरह ही ये लाइब्रेरीज़ हैं। स्क्रैपी एक फ्रेमवर्क है, इनमें डिफरेंस आप खुद सर्च आउट कर लीजिएगा फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में। स्क्रैपी इज़ अ पावरफुल पाइथन फ्रेमवर्क। ये खुद ही बिल्ट इन टूल्स हैं, इसमें जो रिक्वेस्ट सेंड भी करते हैं और पार्सिंग भी करते हैं। जब हम ये मेथड यूज़ करते हैं तो इसमें हमें रिक्वेस्ट खुद से मैनेज करनी पड़ती है, पार्सिंग भी खुद से मैनेज करनी पड़ती है। इसमें क्या है, इसमें रिक्वेस्ट भी ऑटोमेटिकली हैंडल हो रही हैं, उसमें जो भी एरर्स हैं, हेडर्स हैं, वो खुद ही मैनेज करता है स्क्रैपी, और जो पार्सिंग है वो भी खुद ही मैनेज करता है। इसके प्रोज क्या हैं, बिल्ट इन क्राउलिंग है। क्राउलिंग से मुराद है एक लिंक से दूसरे लिंक पे वेबसाइट पे मूव कर सकता है ऑटोमेटिकली। एसिंक्रोनस है, मतलब साइमल्टेनियसली एक से ज़्यादा लिंक्स को ये प्रोसेस कर रहा होता है एसिंक्रोनसली। एंड हाईली कस्टमाइजेबल है, हैंडल डायनामिक कंटेंट विद मिडलवेयर। ये जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए या सेलेनियम को यूज़ करते हुए डायनामिक कंटेंट भी हैंडल कर सकता है, लेकिन एक लिमिट तक। अगर पूरी ही वेबसाइट आपकी डायनामिक है तो फिर हम सेलेनियम यूज़ करेंगे। इसमें स्टीपर लर्निंग कर्व है क्योंकि ये फ्रेमवर्क है, इसका एक प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर है, वो सारा कुछ आपको याद तो नहीं करना पड़ता, लेकिन एटलीस्ट उसको फॉलो करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है। सिंपल टास्क के लिए आइडियल नहीं है, लेकिन अगर आपने छोटा 10-12 पेजेस का करना है या एक ही पेज अगर इवन स्क्रैप करना है तो फिर आप रिक्वेस्ट और ब्यूटीफुल शॉप को यूज़ कर लें। आप स्क्रैप यूज़ ना करें क्योंकि इसको एक पेज के लिए ये सूटेबल नहीं है। इसका इनिशियल सेटअप टाइम लेता है, और एक पेज अगर आप करते हैं तो वो आप रिक्वेस्ट और ब्यूटीफुल शॉप से ज़्यादा जल्दी कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास 1000 पेजेस को आपने स्क्रैप करना है तो फिर इनिशियल जो इसका सेटअप है उसकी कॉस्ट जो हम बियर कर सकते हैं। और फिर आ जाता है थर्ड मेथड, ये सेलेनियम है। ये बेसिकली एक ऑटोमेशन टूल है, ब्राउज़र ऑटोमेशन टूल। सेलेनियम
क्रोम ब्राउज़र को खोल सकता है ऑटोमेटिकली कोड के थ्रू, पाइथन कोड के थ्रू उसको कंट्रोल कर सकता है। उस पे जो कंटेंट रेंडर हो रहा है HTML का, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो रिक्वेस्ट भेज सकता है सर्वर को, ऑटोमेटिकली जो कंटेंट आ जाएगा उसको रेंडर कर सकता है ब्राउज़र में, फिर उसको किसी भी तरह से, जिस तरह ह्यूमन उससे इंटरेक्ट कर सकता है, बटन क्लिक्स, स्क्रॉलिंग, ईच एंड एवरीथिंग, ये सेलेनियम ऑटोमेटिकली उस ब्राउज़र में, जो कि एक ऑटोमेटेड ब्राउज़र है, उसमें परफॉर्म कर सकता है यूजिंग पाइथन कोडिंग। बटन क्लिक्स, फिलिंग फॉर्म्स, इसके अलावा इंटरेक्ट्स लाइक अ रियल यूज़र, आप क्लिक्स कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं। मल्टीपल ब्राउज़र्स की सपोर्ट है इसमें, आप फायरफॉक्स, क्रोम, किसी भी ब्राउज़र का ड्राइवर यानी इंजन यानी टैब किसी भी ब्राउज़र की ओपन हो जाएगी, उसमें ये सारे काम हो रहे होंगे। ये स्लोअर है क्योंकि ब्राउज़र ओपन होगा और उसमें फिर पेज लोड होगा, पेज रेंडर होगा, फिर आप उससे कुछ इंटरेक्ट करेंगे। अगर आपकी वेबसाइट जो है वो स्टैटिक है तो आप बिल्कुल भी इसको प्रेफर नहीं करें, तभी यूज़ करें जब आपकी मजबूरी है, स्टैटिक में कंटेंट नहीं आ रहा। फिर रिसोर्स इंटेंसिव है क्योंकि ओपन करना पड़ रहा है। और इसी तरह ये कुछ चीज़ें कौन जिसके मज़ीद हैं वो ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। ये एक छोटा सा कंपैरिजन है, इजी। लेकिन ये पुअर और स्टैटिक वेबसाइट के लिए, लार्ज स्केल स्क्रैपिंग के लिए चाहिए। इसमें जो है वो रिक्वायर्स, जो इसका सेटअप है वो मीडियम है। इसका सेटअप तो इजी है लेकिन ये स्लो है ड्यू टू ब्राउज़र ऑटोमेशन, ब्राउज़र ओपनिंग। ये जावास्क्रिप्ट हैवी वेबसाइट, यानी जो डायनामिक वेबसाइट होती हैं वो प्योरली बेस कर रहे होते हैं जावास्क्रिप्ट पे, क्योंकि रिएक्ट है तो वो भी जावास्क्रिप्ट पे ही बेस करती है। तो अगर उस तरह की कोई वेबसाइट है तो वो डायनामिक है और उसको जावास्क्रिप्ट हैवी वेबसाइट कहते हैं। और ये कुछ इसका कंपैरिजन है। तो अब ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ का जो हम यूज़ करेंगे। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल काम की तरफ। वो हम किस तरह करेंगे? सबसे पहले हमें इस तरह का एक टास्क मिल जाया करेगा, मैं सेंड कर दिया करूँगा आपको, या कोई भी और कोऑर्डिनेटर आपको भेज दिया करेगा। यूनिवर्सिटी का नाम होगा, कुछ पेजेस के लिंक्स होंगे और कुछ वॉइस इंस्ट्रक्शन होगी और कुछ ये रिटर्न इंस्ट्रक्शंस होंगी। इनको फॉलो करते हुए हम एक वेबसाइट को 45 टू 50 मिनट्स में स्क्रैप कर लेंगे। सबसे पहले इसका लिंक या इसका नाम कॉपी कर लेंगे और ब्राउज़र में जाके इसको पेस्ट करेंगे। अब हमें पता है कि ये कनाडा की यूनिवर्सिटी हमें सेंड की गई थी, तो हम ये कनाडा की यूनिवर्सिटी फर्स्ट ही आ गई है, डोमेन से पता चल रहा है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारी नीश है वो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स और उनमें स्पेसिफ़िकली लिस्ट ऑफ कोर्सेज़ जो वो यूनिवर्सिटी करवाती है, उनमें से हर कोर्स की डिटेल। तो अब हमें सबसे पहले चाहिए एक लिस्ट, वो लिस्ट जिस पर यूनिवर्सिटी के सारे कोर्सेज़ के लिंक्स मौजूद हों, ताकि हम उन लिंक्स पे बारी बारी कोड के थ्रू जा सकें। तो ये यहाँ पर नेविगेशन में ही आप चेक कर सकते हैं, आपको हंट करना पड़ेगा वो पेज जिस पे लिंक्स मौजूद हैं। हम प्रोग्राम्स एंड कोर्सेज़, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हमें कोर्सेज़ मिल जाएंगे। तो ओपन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, फ्लेक्सिबल ग्रेजुएट ऑनलाइन कोर्सेज़, ये टैब्स में गिवन है। हमने ढूंढना है एक लिस्टिंग में जहाँ पर एक लिस्ट मौजूद हो कोर्सेज़ की। तो हम बाकी चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं, अगर हमें वहाँ से कुछ मिलता है तो। करंट स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से इनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम इनमें से एक टैब को ओपन करके देख लेते हैं। एक्सप्लोर AU अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, ये हमारे पास अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की लिस्टिंग आ गई है। अब ये लिस्टिंग कार्ड वर्टिकल हैं, हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास ऑल कोर्सेज़ आ गए हैं बैचलर्स के, A to Z लिस्टिंग इसकी हमारे पास मौजूद है। और चेक कर लेते हैं नीचे, पेजिनेशन तो नहीं है, पेजिनेशन नहीं है, यानी अगर यहाँ पर टैब्स होती हैं और पेज 1, पेज 2, पेज 3, तो हमें उन सब पेजेस पे क्लिक करना पड़ता। यहाँ पर पेजिनेशन नहीं है तो हम बैक जाते हैं, ये अंडर ग्रेजुएट हैं। और अब हम इन लिंक्स को डिफरेंट टैब्स में ओपन कर लेते हैं। ये अंडर ग्रेजुएट के लिए,
ये ग्रेजुएट स्टडी के लिए और ये ऑनलाइन कोर्सेज़ के लिए। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द टास्क हम ये ऑनलाइन कोर्सेज़ को भी स्किप कर देते हैं, लेकिन हम इनको भी स्क्रैप करेंगे। इस केस में तो ये हुआ है कि हमें 2 टैब्स मिली, एक अंडर ग्रेजुएट की सेपरेट, पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट की सेपरेट। लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में हमें एक ही सिंगल पेज पे ही कंप्लीट लिस्टिंग मिल जाती है, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, ऑनलाइन कोर्सेज़। तो वो मोस्टली इसी तरह होता है। इसमें ज़रा इस तरह तो कोई इशू नहीं है, हम 2 पेज, जहाँ 1 पेज करेंगे वहाँ 2 पेजेस भी हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है कि जब इस पे क्लिक करते हैं ना, तो एक ये पेज ओपन होता है जिस पे इस डिग्री की इंफॉर्मेशन है, इस कोर्स की इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन बेसिकली हमें रिक्वायर्ड है, जिसमें ये ट्यूशन फ़ी आप चेक करें, यहाँ पर फ़ी मेंशन नहीं है, मेंशन हो भी सकती है, कुछ कोर्सेज़ में नहीं भी होती। और इसके अलावा इस डिग्री पेज पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है, हम उस डिग्री में क्या पढ़ाया जाएगा, कौन से ईयर में कौन से कोर्सेज़ होंगे, कितने क्रेडिट का कौन सा कोर्स होगा, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए हर कोर्स के लिए। तो हर कोर्स पे जाने के लिए हमें ये हर लिंक पे क्लिक करना है। मैनुअली करेंगे तो ये कोर्सेज़ बहुत ज़्यादा हैं, अंडर ग्रेजुएट के हैं, फिर ये पोस्ट ग्रेजुएट के हैं, तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो हम अपनी आसानी के लिए क्या कर सकते हैं कि इसको ऑटोमेट करने की कोशिश करेंगे। ऑटोमेशन कैसे होगी, वो चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए और उन टेक्नोलॉजीज़ और टूल्स को यूज़ करते हुए जो मैंने फ़र्स्ट 15 मिनट में आपको एक्सप्लेन किया। तो अब मैं उनको यूज़ करने का आपको तरीका या प्रोसीजर बताता हूँ। सबसे पहले आपने इस पर राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट करना है। जो लोग वेब डेवलपमेंट का थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं उनको ये आइडिया होगा कि ये इंस्पेक्ट से हम क्या चेक कर सकते हैं, या ये इंस्पेक्ट हमें क्या प्रोवाइड करता है। डेवलपर टूल है ये, जो सर्वर ने HTML रिटर्न की है उसको इंस्पेक्ट करने की या उसमें उसका स्ट्रक्चर देखने की जो फैसिलिटी देता है। तो अब हमने एक डिव फाइंड करनी है जो इस एक कोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, इस कोर्स के कार्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर हम इस पे होवर करते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि ये यहाँ पर ये कंप्लीट एक रिप्रेजेंटेशन आ गई है एक कार्ड की। ये फर्स्ट कार्ड, ये सेकंड कार्ड, ये थर्ड कार्ड, ये फोर्थ कार्ड, इस तरह नीचे ये सारे कार्ड्स की लिस्टिंग जो है वो इन डिव्स की फॉर्म में गिवन है। अब इसमें से हम एक डिव को टारगेट करेंगे और उसी की बेस पे हम बाकी डिव्स को भी स्क्रैप कर सकते हैं। एक डिव को स्क्रैप करने का तरीका ये है कि आपने जो डिव आपको मिल जाए एक कोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है जो, उसको आपने राइट क्लिक करके कॉपी एलिमेंट कर लेना है। आप चैट जीपीटी के पास वापस जाएंगे, आप चैट जीपीटी से बोलेंगे लिंक, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पेज का लिंक भी हमें चाहिए होगा। इस पेज का लिंक हम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। चैट जीपीटी से बोलेंगे विजिट दिस लिंक, उसको HTML का स्ट्रक्चर देंगे जो कि हमने वहाँ से कॉपी किया था एक कार्ड की रिप्रेजेंटेशन के लिए। ये HTML स्ट्रक्चर राइट क्लिक करके कॉपी एलिमेंट, तो यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ये इसलिए करेंगे कि हमें खुद से उसको क्लासेस या आइडेंटिफायर्स बताने की ज़रूरत नहीं है। चैट जीपीटी को अगर HTML हम प्रोवाइड कर देते हैं ना एक एलिमेंट की, तो वो खुद ब खुद उसमें से आइडेंटिफायर्स या आईडीज़ या क्लासेस चूज़ कर लेगा जिनकी बेस पे वो इस डिव को टारगेट कर सकता है HTML में। तो हम इससे सबसे पहले हम यूज़ किया करेंगे रिक्वेस्ट और ब्यूटीफुल शॉप वाला मेथड। वो हमें ये पता करने में हेल्प करेगा कि ये पेज स्टैटिक है कि डायनामिक है। हमने डिस्कस किया था कि जो रिक्वेस्ट और ब्यूटीफुल शॉप है वो स्टैटिक वेबसाइट्स के लिए काम करता है। अगर तो वेबसाइट स्टैटिक हुई तो हमें ये हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट मिल जाएगी। अगर वो डायनामिक हुई तो ये इन्फॉर्मेशन वहाँ से स्किप होगी, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन बाद में आ रही है। तो बाद में आ रही होगी तो डायनामिक है, जावास्क्रिप्ट लेके आ रहा है, जावास्क्रिप्ट हैवी वेबसाइट है, तो हम सेलेनियम यूज़ करना पड़ेगा हमें। तो ये हम डायरेक्ट सेलेनियम पे नहीं जाएंगे क्योंकि वो टाइम टेकिंग है, स्लो है। तो हम थोड़ा सा टाइम इस पे वेस्ट कर लेंगे या यूज़ करेंगे इस चीज़ पे कि वेब पेज जो है वो स्टैटिक है कि डायनामिक। तो हम जीपीटी से कहेंगे यूज़ ब्यूटीफुल शॉप
and request and get the a tag, get the a tags href। ओके, अगर आपको बेसिक भी HTML का आइडिया है ना, तो ये जो इस पर लिंक लगा होता है ना, वो ए टैग में होता है। आप इस पर हॉवर करते हैं तो ये लिंक की रिप्रेजेंटेशन है। और अगर इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं तो आप देखेंगे उसी डिव के अंदर एक एक्सपैंड हुई है, सीरीज़ ऑफ डिव्स एक्सपैंड हुई हैं, जिसमें एक जो टैग है ना वो ए है, और उसके अंदर एक href एट्रीब्यूट है जो लिंक सेट हुआ हुआ। और जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसी लिंक पे हमें रीडायरेक्ट करता है ये वाला लिंक, ये वाला टेक्स्ट। तो हमने एक्चुअली में इस डिव का जो कार्ड है जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक कोर्स को, उसके अंदर में एक ए टैग होगा जिसको टारगेट करना है। तो हम ये पूरी डिव ChatGPT को दे चुके हैं, तो हम जस्ट उसको यही कहेंगे कि ये जितनी भी इस टाइप्स की डिव है ना, उन सब डिव्स का के अंदर एक ए टैग है जो हमें चाहिए, उसका href यानी कि उस ए टैग का लिंक हमें चाहिए। तो हम उसको कहेंगे एंड गेट द ए टैग्स href ऑफ ऑल दीज divs from all these and save from all these divs and save in a CSV। जस्ट इतनी कमांड देनी। अभी तक मैंने कोई कोड नहीं लिखा। जब तक ये कोड लिखेगा हम अपनी यूनिवर्सिटी के लिए एक फ़ोल्डर और विजुअल स्टूडियो में उसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। न्यू फोल्डर क्रिएट करके उसका नाम हम रखेंगे जो हमारी यूनिवर्सिटी का नाम है, दिस इज़ आवर यूनिवर्सिटीज़ नेम। इसको विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लेंगे। अभी आप देखें इसमें कोई फाइल नहीं है, जस्ट हम एक एम्प्टी फोल्डर विजुअल स्टूडियो में ओपन कर रहे हैं। एम्प्टी फोल्डर विजुअल स्टूडियो में ओपन करने के बाद कोई भी आप एक पाइथन की फ़ाइल क्रिएट कर लें, request.py। पाइथन का सेटअप आप किसी भी वीडियो को देखते हुए इंस्टॉल कर सकते हैं पाइथन, और उसको सेटअप कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। ये उसने कोड लिख दिया मेरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, मेरी प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग। अब मैंने इसको नहीं चेक करना उसने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, मैंने जस्ट इसको जितनी देर मैं चेक करूँगा उतनी देर में मैं इसको रन कर सकता हूँ। मैं इसको रन करूँगा, मैं चेक करूँगा कि मेरी आउटपुट आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आउटपुट नहीं आ रही होगी तो अगेन जो एरर आ रहा होगा या जो भी डिबगिंग होगी वो मैं GPT से ही करवाऊँगा। 0 प्रोग्राम लिंक्स टू प्रोग्राम लिंक्स डॉट CSV। अभी यहाँ पर एक भी लिंक इसको नहीं मिला। उसकी रीज़न क्या है, डिव कार्ड AB। ओके, कार्ड AB टारगेट किया और सब में कार्ड AB नहीं है, तो उसने टारगेट थोड़ा गलत कर लिया। तो हम कार्ड AB की बजाय खाली एक डिव ढूंढते हैं। ये अगर आपको थोड़ा बहुत भी जावास्क्रिप्ट या वेब डेवलपमेंट का नॉलेज होगा तो ये समझ आ जाएगी, नहीं भी समझ आएगी तो GPT ने ऊपर कमेंट भी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो ब्यूटीफुल थोड़ा एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। रिक्वेस्ट मॉड्यूल यूज़ करते हुए हमने एक रिक्वेस्ट भेजी है, और फिर ब्यूटीफुल सोप यूज़ करते हुए उस HTML को हमने फॉर्मेट किया है, पार्स किया है, और फिर पार्स करने के बाद उसको जिस तरह वेब डेवलपमेंट में होता है डॉक्यूमेंट डॉट फाइंड एलिमेंट बाय ID, इस तरह यहाँ पर हमने इसका नाम सूप रखा हुआ, तो हम सूप डॉट फाइंड ऑल करेंगे, ऑल डिव्स फाइंड करेंगे जिसकी क्लास होगी अंडरस्कोर कार्ड। वो क्यों होगी, क्योंकि वो यहाँ पर वो हमारी रिप्रेजेंटेशन ही कार्ड्स की एक कार्ड क्लास के साथ हुई है। तो कार्ड क्लास के हम सारे जो डिव्स हैं उनको गेट कर लेंगे, फिर उस डिव के अंदर एक ए टैग है उसको फाइंड करेंगे जिसका href ट्रू है, यानी href एट्रीब्यूट प्रेजेंट है उसका। फिर उसका href गेट करेंगे और लिंक्स डॉट CSV में अपेंड करेंगे। तो एक दफ़ा रीरन करने की कोशिश करते हैं। अगेन 0 लिंक्स हैं, तो हम आउटपुट दे देते हैं जो भी इसने दी है वो ChatGPT को आउटपुट देते हैं। और अगेन हमारा जो HTML का फॉर्मेट है ना उसको हम ले के आते हैं दोबारा से, राइट क्लिक कॉपी एलिमेंट, अगेन इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे, एंड वी विल से लिंक्स आर नॉट स्क्रैप्ड करेक्टली। अगेन यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि ये पेज में भी डायनामिक हो, यानी जिस तरह इसने भी सजेस्ट किया कि आप सेलेनियम यूज़ कर लें,
तो वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम इसने क्योंकि सेलेनियम यूज़ किया तो हम कोशिश करते हैं कि हम भी सेलेनियम वाला ही कोड यूज़ कर लेते हैं। जो भी इसने लिख के दिया है हमने उसको कॉपी करना है। सेलेनियम अगेन आपको याद होगा कि डायनामिक वेबसाइट्स के लिए होता है, तो अगर हमारा स्टैटिक वाला मेथड काम नहीं कर रहा तो हम रिक्वेस्ट होता है, मतलब मैं नाम रखता हूँ कन्वेंशनली स्टैटिक पेजेस अगर स्क्रेप करें तो रिक्वेस्ट डॉट पी आई अगर पी वाई, और अगर डायनामिक है कुछ तो मैं वो SEL डॉट पी वाई बना लेता हूँ। अब मैं इसको रन करूँगा। अब अगेन ये GPT ने कोड लिखा है, मैंने कॉपी करके पेस्ट किया और रन कर दिया। अब ये मेरे एक ब्राउज़र की टैब ओपन करेगा जिसके अंदर ये लिंक को एक्सेस करेगा और देन इन डिव्स को टारगेट करेगा जो हमने उसको बताई हैं, जिनकी क्लास कार्ड है और अगेन उनके अंदर एक href है, सॉरी A है और उस A का href हमें चाहिए। तो ये कोर्सेज़ की लिस्टिंग है। पेज स्टिल रीलोडिंग है। रीलोडिंग के बाद ये स्क्रैपिंग स्टार्ट होती है सेलेनियम में। रीलोडिंग कंप्लीट, 3 सेकंड का टाइमर लगा हुआ है, डिले लगा हुआ है कंटेंट के कंप्लीट लोड होने के लिए। उसके बाद अभी भी ज़ीरो लिंक्स हैं, चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, अभी भी ज़ीरो लिंक्स क्यों हैं? अब मे बी हमने टारगेट करेक्टली नहीं किया हुआ। AB रिमूव कार्ड प्रोग्राम लिंक्स एंड A टैग href, इस डिव के अंदर फाइंड A href ट्रू अगर हम रिमूव कर दें, जस्ट A टैग अगर उसका href है या नहीं है फाइंड कर लेते हैं और प्रोग्राम डॉट लिंक्स में सेव करने की कोशिश करते हैं। लोडिंग कंप्लीट, वेटिंग फॉर 3 सेकंड, स्क्रैपिंग लिंक, 74 प्रोग्राम लिंक्स आर स्क्रैप्ड। ओके डन। तो यहाँ से हमने आइडिया लगाया, देखें रिक्वेस्ट मॉड्यूल यानी ब्यूटीफुल सोप, रिक्वेस्ट प्लस ब्यूटीफुल सोप वही चीज़ है जो मैंने फर्स्ट में एक्सप्लेन की थी कि हम क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। इन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमने कोशिश की, ये फास्ट थी, आपने देखा है कि ये कुछ सेकंड्स में ये रन हो जाता है, लेकिन इसमें वो एक अलग बात है कि वो लिंक्स डायनामिक थे तो इसको मिले नहीं, लेकिन जब हम सेलेनियम रन करते हैं तो वो टाइम लेता है। तो इसी वजह से फ़र्स्ट ट्राई हम इसी को देंगे, यही ChatGPT से बोलेंगे कि रिक्वेस्ट और ब्यूटीफुल सोप को यूज़ करें। अगर इससे हमें लिंक्स नहीं मिलते तो फिर हम सेलेनियम की तरफ मूव करेंगे, जो कि हमने इस केस में किया है। तो अब हमारे पास 74, सॉरी वो फ़ाइल दोबारा से अपडेट हो गई, सॉरी रिक्वेस्ट मॉड्यूल हमने रन किया ना, तो फ़ाइल रन की है तो वो फ़ाइल अपडेट होगी। तो सेलेनियम को दोबारा रन कर लेते हैं तो उसमें 74 लिंक्स प्रेजेंट होंगे इस बार। तो अब ये भी कंपैरिजन भी देख लीजिएगा, ये सेलेनियम स्लो है, ये 4-5 सेकंड तो लोड होने में लगते हैं, पेज पे रेंडरिंग में लगते हैं, फिर हमें एक्सप्लिसिटली वेट करना पड़ता है कंटेंट लोड होने के लिए, और इस तरह हमारे 10-15 सेकंड इस चीज़ में वेस्ट हो जाते हैं, जबकि वो रिक्वेस्ट मॉड्यूल 2 सेकंड में ये काम कर देता है। बट अगेन ये हमारी मजबूरी है, ये रिक्वेस्ट जो है वो ये कंटेंट जो है वो डायनामिक है तो हमें सेलेनियम ही यूज़ करना पड़ेगा। अब 74 लिंक्स अगेन हमारे पास इस CSV में आ गए हैं। अब ये देखें, आपने ये काम कर लिया इस अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के पेज के लिए, अब हम यही काम करना है पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज़ के लिए। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि इसका पैटर्न भी सेम है कि नहीं। तो अगर हम इस डिव को क्लोज़ करते हैं तो आप देख सकते हैं इसका पैटर्न भी एग्जैक्टली सेम है। अंडर ग्रेड के कोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं और ग्रेड के कोर्सेज़ भी, तो हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। नो डाउट ये 2 सेपरेट पेजेस हैं, लेकिन इनका कंटेंट जो है वो HTML का सेम है। फॉर जस्ट ये जो डिव्स हैं ये हिडन है, डिस्प्ले नन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब हम यानी ये बेसिक HTML या वेब डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, URL चेंज हो रहा है, यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट है, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएट है, लेकिन जो उसकी HTML रिटर्न हो रही है ना वो सेम है। डिफरेंस जस्ट इतना है कि ग्रेजुएट में उन्होंने अंडर ग्रेड के जो कोर्सेज़ हैं उन पे डिस्प्ले नन लगा दिया और जो अंडर ग्रेजुएट हैं उनमें ग्रेजुएट के लिंक्स पे नन लगा हुआ है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमने सारे किए हैं या जस्ट अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के सेपरेट किए हैं। तो इस लिंक को भी कॉपी करेंगे और जो हमारा सेलेनियम वाला कोड था उसमें अब ये लिंक पेस्ट कर देंगे।
और इन लिंक्स को हम रीनेम कर लेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसके ऊपर रीराइट हो। तो ये हमारा यूजी अंडर ग्रेजुएट CSV, और इसमें अब दोबारा हम इसका नाम रख लेते हैं PG.CSV, यानी पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट.CSV। इसको दोबारा रन कर लेते हैं। अगेन स्लो प्रोसेस ड्यू टू सेविंग। तो अगेन यहाँ से हमें ये देखें पता चल रहा है कि ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट इसी पेज पे हैं, जस्ट डिस्प्ले नन है। तो हम अगर एक सिंगल पेज भी कर लेते हैं तो हमारा दोनों पेजेस का काम हो जाएगा। जो हम यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट में अलग अलग कर रहे थे, वो अगर हम सिंगल पेज पे भी कर लेते हैं तो वो हो जाएगा, क्योंकि फ़िल्टर यहाँ पर प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये कंटेंट चेंज होता है पेज पे। या तो वो अंडर ग्रेजुएट का आ जाता है या फिर ग्रेजुएट का। अगेन अभी रीलोडिंग कंप्लीट हुई है और अभी स्क्रैपिंग कंप्लीट होगी। एंड 74 लिंक्स, तो टोटल ही 74 कोर्सेज़ हैं। तो अगर हम इनमें चेक करते हैं तो मेरे ख्याल से ये सेम कोर्सेज़, आर्ट्स जनरल आर्ट्स एंथ्रोपोलॉजी, आर्ट्स एंथ्रोपोलॉजी, तो ये सेम ही लिंक्स हैं। उन्होंने जस्ट 2 डिफरेंट पेजेस तो बनाए हैं, लेकिन दोनों पे ये जो डिव्स है ना ये सेम है, और डिफरेंट सिर्फ डिस्प्ले नन और डिस्प्ले ब्लॉक का है। तो ओके, हमें 74 लिंक्स मिल गए हैं। अब हमने इन लिंक्स को आगे फर्दर प्रोसेस करना है। इनको प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले तो हमें कुछ लिंक्स पे विज़िट करना पड़ेगा। वो विज़िट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हमें पेज के HTML का जो स्ट्रक्चर है उसको अंडरस्टैंड करना है। तो ये हमने कुछ पेजेस खोल लिए हैं अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के, कुछ अंडर ग्रेजुएट के खोल लेते हैं। एंड अंडर ग्रेजुएट के अगर मेजर इन बायोलॉजी, ओके, तो इन पेजेस को अगर हम विज़िट करते हैं तो ये पैटर्न है कुछ, इसमें ये टैब्स बनी हुई हैं, लेकिन कंटेंट सिंगल पेज पे ही अवेलेबल है। सेकंड पेज सेम स्ट्रक्चर, हमने स्ट्रक्चर चेक करना है। फर्स्ट विज़िट में हमने स्ट्रक्चर चेक करना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो टैब्स यहाँ पर भी अवेलेबल हैं, ये टैब्स भी हैं, ये टैब्स भी हैं, ये टैब्स भी हैं, ये टैब्स यहाँ पर भी हैं। इस पेज पे अगर जाते हैं तो उसी तरह सेम टैब्स वाला स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर। ये चेक करने का मकसद ये है कि हम ताकि सही से इस पेज को स्क्रैपिंग के दौरान टारगेट कर सकें कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो सब पेजेस का स्ट्रक्चर सेम है। 10 पेज कोर्सेज़ खोलने का हमारा मकसद ये है कि हम एक आइडिया ले सकें कि हमारे ये 50 के 50 या 70 के 70 कोर्सेज़ का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में सेम होता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है कि डिफरेंट टाइप्स के पेज होते हैं। अगर किसी अच्छी कंपनी ने वेबसाइट नहीं डेवलप की हुई तो वो इस कोर्स के लिए डिफरेंट तरह से कंटेंट डिस्प्ले करवा देगा, इस कोर्स के लिए डिफरेंट तरह से। यानी यहाँ पर स्ट्रक्चर कुछ होगा, यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर कुछ होगा। तो जिस तरह आपने लिंक स्क्रैप करते हुए देखा है कि अगर वो स्ट्रक्चर हमारा एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, अगर सारी डिव्स का अगर यहाँ पर हम चेक करते हैं ना, अगर इन सारी डिव्स की ये क्लास कार्ड कॉमन ना होती तो हम इनको किसी तरह भी इस कार्ड क्लास के थ्रू टारगेट नहीं कर सकते। तो इसी तरह अगर ये पैटर्न सेम नहीं होगा तो हम सेम आइडेंटिफायर यूज़ करके सारे पेजेस के लिए उसको रन नहीं कर सकते। हमें डिफरेंट जो पेज पैटर्न्स हैं, डिफरेंट आइडेंटिफायर्स उनके लिए फाइंड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए बेनिफिशियल है कि ये सेम पैटर्न है, 90% सेम होता है पैटर्न हर वेबसाइट पे। तो अभी हम एक जिस तरह हमने एक लिंक पहले गेट करने की कोशिश की और फिर सारे लिंक्स गेट किए, उसी तरह हम एक पेज को पहले स्क्रैप करने की कोशिश करेंगे। और उसमें स्क्रैपिंग में सबसे पहले यही चेक करेंगे कि वो स्टैटिक पेज है या डायनामिक है, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन स्टैटिक है या उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन डायनामिक भी है। तो इंस्पेक्ट कर लेते हैं। इंस्पेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर ना एक ऐसा टैग ढूंढना है
जो हमारे मेजर कंटेंट को हेडर फुटर के अलावा कवर कर रहा हो। तो मोस्टली वो यहाँ मेन होता है या डिव होती है, डिव विद आईडी मेन और आईडी रूट, लाइक के बॉडी के अंदर वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग जो हमारे कंटेंट को कवर कर रहा है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो वो मोस्टली मेन होता है या डिव होती है जिसकी आईडी या क्लास होती है कंटेंट, रूट, मेन, इस तरह की क्लासेस जो हमारे मेन टैग्स को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं वो टैग ढूंढना है। अब अगर हम ये चेक करते हैं मेन टैग, तो इसकी एक एग्जांपल ये होती है कि अगर फूटर उसके नीचे आ गया और अगर आपको हेडर भी उसके ऊपर नज़र आ रहा है, इसमें हेडर यूज़ नहीं हुआ, टैग नहीं यूज़ हुआ, हेडर यूज़ हुआ है, हेडर टैग यूज़ नहीं हुआ, तो आप उसको एक मेन टैग कंसीडर कर सकते हैं। तो आप अगर इस पर गौर करते हैं तो ये स्टार्ट हो रहा है हेडर के बिल्कुल नीचे से स्टार्ट हो रहा है, ये ब्लू शेडेड एरिया हो जाता है जो जहाँ से ये टैग स्टार्ट होता है, और ये बिल्कुल एंड हो रहा है नीचे जाके फूटर से थोड़ा सा ऊपर हो रहा होगा एंड, ये बिल्कुल यहाँ पर जहाँ पर हम चाह रहे हैं। इतना ही कंटेंट हेडर फूटर के अंदर वाला कंटेंट, ये जो मेन पेज पे यही हमें चाहिए, और ये जो मेन टैग है ये भी इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पेज, एक पेज, सारे पेजेस पे ये कॉमन होगा। अगर हम चेक करना, अभी टाइम ज़्यादा लग जाएगा, मैं चेक नहीं कर रहा, लेकिन हम इसको 2-3 पेजेस के लिए जिस तरह पैटर्न चेक किया सेम है कि नहीं, उसी तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि मेन टैग भी सारे पेजेस में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट है, तो अगले पेजेस में भी आप चेक कर सकते हैं प्रेजेंट होगा। और अगर प्रेजेंट है तो हम इस मेन टैग को टारगेट कर सकते हैं। मेन टैग का अब नेम कॉपी करेंगे। पिछले केस में हमने वो पूरा टैग कॉपी किया था क्योंकि उसमें कंटेंट कम था, जीपीटी इनपुट टोकन के तौर पे उसको एक्सेप्ट कर लेगा। अगर हम पूरा मेन टैग कॉपी करते हैं तो कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जीपीटी उसको प्रोसेस नहीं करेगा एक प्रॉम्प्ट में, तो इस वजह से हम जस्ट मेन टैग को टारगेट करेंगे बाय नेम। तो मेन कॉपी कर लिया और उसका लिंक, इस पेज का लिंक कॉपी किया। अब हम अगेन जीपीटी पे जाएंगे और उसको ये लिंक देंगे, विजिट दिस लिंक यूजिंग, अगेन सबसे पहले हम वही मेथड यूज़ करेंगे जो वेरी फास्ट और क्विक है और सिंपल है, और वो है रिक्वेस्ट एंड BS4 ब्यूटीफुल सोप को कहते हैं, BS4 एंड सेव द टेक्स्ट। हमें टेक्स्ट चाहिए, हमें ना इमेजेस चाहिए, ना लिंक्स चाहिए, ना हमें किसी किस्म का कोई और टैग चाहिए, हमें जस्ट वो टेक्स्ट चाहिए जो मेन टैग के अंदर डिस्प्लेड है। और मेन टैग के अंदर क्या डिस्प्ले है, ये सारी चीज़ें जिसमें हमारे पास ये ट्यूशन फ़ीस है, कोर्सेज़ हैं, कैरियर ऑप्शंस हैं, ये सारी चीज़ें जो हमें चाहिए एक यूनिवर्सिटी के कोर्स से रिलेटेड, वो इसी मेन टैग के अंदर है। और वो हमने यहाँ से आइडेंटिफाई किया कि ये मेन टैग को अगर होवर करते हैं तो ये सारा हाईलाइट हो जाता है। तो विजिट द लिंक यूजिंग रिक्वेस्ट एंड BS4 एंड सेव द टेक्स्ट ऑफ मेन टैग इन आ TXT फाइल। तो जस्ट इतना काम, दोबारा इसको एक प्रॉम्प्ट दें। अभी तक हमने 2 प्रॉम्प्ट दिए हैं जीपीटी को। पहले में हमने लिंक्स चेक करने के लिए, अगर वो नहीं आ रहे तो हमने सेकंड उसको एरर दिया तो उसने सेलेनियम का कोड दे दिया। अब हमने एक कोर्स पेज के लिए एक फ़ाइल ली है और उसने जो भी कोड दिया, आप ये इंस्टॉलेशन अगर हुई होगी तो ज़रूरत नहीं है, सेटअप वगैरह एक दफ़ा ही करना पड़ेगा आपको, वो आप कर लेंगे। तो वही रिक्वेस्ट वाले ही फ़ाइल में दोबारा इसको ओवरराइट कर देते क्योंकि ये तो हमारे किसी काम की नहीं है। लिंक्स तो हमें सेलेनियम से मिल रहे थे, सॉरी। तो अब इसको रन करने की हम ट्राई करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कंटेंट आ पाता है कि नहीं। तो यहाँ पर एक वेरिएबल और पास कर देते हैं, सेपरेटर। वो क्या करेगा कि हमारे टेक्स्ट को ना न्यू लाइन के तौर पे सेपरेट कर देगा। अभी जो टेक्स्ट आया होगा वो देखें बल्क में सारा एक पैराग्राफ सिंगल आ गया। अब जब मैं रन करूँगा तो ये सेपरेटर उसको न्यू लाइन से सेपरेट करेगा। सक्सेसफुली लोडेड, अब ये देख लें आप, फॉर्मेट में आ गया, जो स्ट्रक्चर वहाँ पर था उस स्ट्रक्चर पे ये सारा कुछ यहाँ पर हमें मिल गया। अब हमें चेक ये करना है कि ये सारा टेक्स्ट जो इन टैब्स में हिडन था वो वहाँ पर आया है कि नहीं। चेक करने की रीज़न ये है कि ये स्टैटिक हो सकता है या डायनामिक। अगर ये स्टैटिक हुआ तब तो वो उस फाइल में आ चुका होगा, अगर डायनामिक हुआ तो ये नहीं आया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो हमें सेलेनियम यूज़ करना पड़ा था जिस तरह इन लिंक्स को गेट करने में यूज़ करना पड़ा था। तो अब हम चेक करने का तरीका ये है कि यहाँ से कोई भी वैल्यू, मोस्ट हिडन वैल्यू जो आपको लगता है कि टैब्स के अंदर जिस तरह ये टैब्स हैं, सॉरी ये तो नेक्स्ट पेज का लिंक है,
तो जो आपको टैब्स के अंदर यानी जितना हिडन टेक्स्ट आपको लगता है कि ये सबसे हिडन है, अगर ये आ गया होगा तो फिर कोई भी टेक्स्ट आ गया होना पेज पे, तो आपने वो टेक्स्ट को कॉपी कर लेना, उसका कोई एक पार्ट कंट्रोल F करके कंट्रोल V करना है, तो ये टेक्स्ट यहाँ पर मौजूद है। इसका मतलब है कि ये पेज स्टैटिक है, टैब्स बनी हुई हैं लेकिन पेज स्टैटिक है, कंटेंट सारा हमें मिल रहा है। हम एक कोर्स देख लेते हैं, ओरिएंटेशन हो रही है भाई पहले दिन यूनिवर्सिटी, तो ओरिएंटेशन नहीं आई। अब इस तरह नहीं आपने चेक करना, मे बी ये न्यू लाइन पे हो, मे बी इसमें स्पेस ना हो, HTML स्ट्रक्चर है ना, तो वो किसी भी तरह से फॉर्मेटेड हो सकता है। अब ये देखें, अब आप चेक करें DDBEA वो सारा कुछ उसी तरह आ गया है जो यहाँ पर था। एंड इसके अलावा हम एक चेक कर लेते हैं, उसी के नीचे चेक कर लेते हैं DDBA 0 आया कि नहीं आया। 800 आ गया, 800 ये है, फिर ये आया होगा, तो ये भी कहीं ना कहीं आ गया होगा। 001 हम सर्च कर लेते हैं, यहाँ पर शायद मिल जाए हमें ये DDB-A001, तो ये चीज़ भी मिल गई हमें, ये सारा कंटेंट मिल गया। इसके अलावा कोई चीज़ अगर हमें लगता है कि हिडन है और वो ना आई हो, तो SHS पेज पे अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें हमें डाउट हो के वो नहीं आई। रिसोर्सेज में भी आ गई होंगी एडिशनल रिसोर्सेज पे, हम चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। Ctrl+C Ctrl+F Ctrl+V, एडिशनल रिसोर्सेज भी प्रेजेंट हैं। तो यानी ये पेज टोटली स्टैटिक था, पिछले पेज की तरह ये डायनामिक नहीं था जो हमें डायनामिक कंटेंट के लिए सेलेनियम यूज़ करना पड़े। तो अब हमने ये काम एक कोर्स के लिए कर लिया। अब ब्यूटी ये है कि ये काम हमने 74 वेबसाइट हैं या 740 वेबसाइट्स हैं, हम सब के लिए उतनी ही एफ़र्ट्स हैं जितनी अभी तक हम कर चुके हैं। अब जस्ट क्या करना है, GPT को बोलना है कि जो लिंक्स वाली CSV है, उन CSV पे ये वाला कोड जिससे हमें ये फ़ाइल मिल रही है TXT फ़ाइल, इसको लूप करना है, और ये हमें फ़ाइल मिल रही है इस कोड से। अब हम GPT को ये कोड देंगे, हमारी CSV जो है उसका नाम हम चेंज कर लेते हैं और रख लेते हैं links.csv, और GPT को ये बताना है कि ये जो कोड है इसको हमने वो करना है, लूप करना है अपनी links.csv के तमाम लिंक्स पे। तो कॉपी करेंगे एंड पेस्ट कर देंगे। ये कोड GPT को गिवन मतलब प्रोवाइड करेंगे, जो कि उसका ही दिया हुआ कोड था, उसमें कोई इतनी ख़ास बात नहीं है। और जो हमने अब प्रॉम्प्ट देनी है ना, ये हमारी 4th प्रॉम्प्ट है एक वेबसाइट को स्क्रैप करने की, और इतनी ही होती हैं तकरीबन। 2 हमें लग जाती हैं लिंक स्क्रैप करने में, 2 लग जाती हैं कोड स्क्रैप करने में, और 4 प्रॉम्प्ट्स में हमारा काम हो जाता है। एंड वो प्रॉम्प्ट्स भी हर वेबसाइट के लिए सेम रहेंगी, और हमारी वेबसाइट स्क्रैप हो जाएगी। अगर उसमें 74 कोर्सेज हैं तब भी, अगर 740 कोर्सेज हैं तब भी, 1500 कोर्सेज तक मैक्सिमम अभी तक मैं चेक कर चुका हूँ। तो और ये जो प्रॉम्प्ट है ये मैंने सेव की हुई है, क्योंकि बार बार यूज़ करनी होती है, तो मैं लिखने की भी ज़हमत नहीं करता प्रॉम्प्ट। तो आपको भी ज़रूरत नहीं है ज़हमत करने की, आपने ये एक दफ़ा लिख लेनी है। मैंने यहाँ से लिखी हुई प्रॉम्प्ट कॉपी की है और वापस GPT पे जाके, और इसमें मैंने यही लिखा है कि ये जो कोड है, क्रिएट अ स्क्रैपी प्रोजेक्ट। अब हमने रिक्वेस्ट और ब्यूटीफुल शॉप यूज़ किया बेसिक प्रोसेसिंग के लिए, हम यूज़ करेंगे अब स्क्रैपी। अब कंसीडर कर लेंगे 74 लिंक्स नहीं है, 740 लिंक्स हैं। फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट आप कर रहे हो तो उसमें इतने लिंक्स आ गए, तो हम नहीं चाह रहे इसको ब्यूटीफुल शॉप या रिक्वेस्ट को यूज़ करते हुए करें, क्योंकि ये मैनुअल मेथड है। ये स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़फुल है। अगर आपका कोई 700 प्लस या 300 400 प्लस लिंक्स के लिए आप स्क्रैप करना चाह रहे हैं तो आप स्क्रैपी यूज़ करेंगे। अगेन ये स्क्रैपी तभी करेंगे अगर स्टैटिक वेबसाइट है, और वो स्टैटिक चेक करने के लिए ही तो हमने ये रिक्वेस्ट और ब्यूटीफुल शॉप का कोड लिखा था। तो हमने एक प्रॉम्प्ट के लिखी है, क्रिएट अ स्क्रैपी प्रोजेक्ट, विजिट ऑल द लिंक्स एंड गेट द कंटेंट ऑफ द मेन टैग विद ID रूट। इस केस में ID नहीं गिवन, तो हम इसको ID इरेज कर देते हैं। लास्ट वेबसाइट में थी तो वो लिखी हुई है। टैग फॉर एवरी लिंक, हर लिंक के लिए विजिट करना है, एंड मेक अ सेपरेट फाइल फॉर एवरी लिंक एंड मेक इट्स नेम एज द लास्ट पार्ट ऑफ द URL। हम वेरीफाई कर लेते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द URL मीनिंगफुल है, एंड एवरी URL लास्ट पार्ट सेपरेट फाइल
with the number and last part of the URL with the number at the end of the file। नंबर जो है वो रैंडम होना चाहिए, उसकी वजह मैं आपको भी बताता हूँ। एंड ऑफ द फाइल नेम के एंड पे जो एक रैंडम नंबर पुट करने की वजह ये है कि अगर हमारा URL का जो लास्ट पार्ट है वो किसी भी दो कोर्सेज़ के लिए सेम हो गया, मतलब नाम सेम हुआ दो कोर्सेज़ का, यहाँ पर तो लिखा हुआ है बैचलर ऑफ कॉमर्स। अक्सर ये होता है कि बैचलर होता है अलग से और फिर एक स्लैश आता है और एंड पे लिखा होता है कॉमर्स, तो वो मास्टर ऑफ कॉमर्स और बैचलर ऑफ कॉमर्स, मास्टर स्लैश कॉमर्स, बैचलर स्लैश कॉमर्स। तो जो लास्ट पार्ट है वो सेम है, लेकिन उससे पहले एक URL का पार्ट था जो ये डिफ़ाइन कर रहा था कि ये मास्टर की डिग्री है कि बैचलर्स की। तो अगर बैचलर्स की पहले स्क्रैप होगी और बाद में मास्टर की भी उसी नाम से आ गई तो वो ओवरराइट हो जाएगी और हमारी डिग्रीज़ की जो फाइल्स हैं वो कम हो जाएंगी। तो उसके लिए हम एक रैंडम नंबर एंड पे अपेंड कर देंगे फाइल नेम के एट द एंड ऑफ द फाइल नेम एंड गेट द टेक्स्ट ऑफ द डिव नहीं यहाँ पर आएगा मेन टैग, गेट द टेक्स्ट ऑफ द मेन टैग यूजिंग BS4 एंड आल्सो अपेंड द रिस्पेक्टिव लिंक। हम वो लिंक भी फाइल के ऊपर अपेंड करेंगे ताकि अगर हमें डाउट लगता है कि इस फाइल में कंटेंट या चीज़ें कम आई हैं तो हम इजीली उसके ऊपर अपेंडेड लिंक को क्लिक करते हुए उस फाइल के पेज पे चले जाएंगे और वेरीफाई कर लेंगे कंटेंट ठीक आया कि नहीं। हम ये काम 3-4 वेबसाइट के लिए रैंडम करेंगे। टॉप ऑफ द टेक्स्ट फाइल एंड सेव द लिंक्स इन द आउटपुट फोल्डर। ये प्रॉम्प्ट है प्री रिटन, ये हमारी लास्ट एंड फोर्थ प्रॉम्प्ट है। और इसके लिए अब मैं साथ क्योंकि हम ट्यूटोरियल कर रहे हैं तो हम इसको कह सकते हैं गिव ऑल कमांड्स फॉर स्क्रैपी। तो ये जो कमांड्स टर्मिनल पर रन करनी वो मुझे याद है, लेकिन हम GPT से भी ले सकते हैं तो बिल्कुल इजी सीन हो जाएगा, हमें कुछ भी खुद से टर्मिनल पे भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर इसने एक, मैंने अगेन आपको बताया था कि ये एक स्क्रैपी जो है वो एक फ्रेमवर्क है, तो उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। कमांड जैसे npm init करते हैं और फिर npm स्टार्ट करके प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं वेब डेवलपमेंट वाला, तो उसी तरह ये npm समझ लें आप स्क्रैपी स्टार्ट प्रोजेक्ट है और स्टार्ट प्रोजेक्ट से ये प्रोजेक्ट क्रिएट होता है। तो हम विजुअल स्टूडियो में जाएंगे, अपना जहाँ भी टर्मिनल था वहाँ पर ये कमांड, सॉरी कॉपी करने में मिस्टेक हो गई है, हम कॉपी कर लेते हैं और विजुअल स्टूडियो पे जाके इसको पेस्ट कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं ताकि अगर ईज़िली नज़र आए। तो यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं, ये हमारा एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें मेन स्क्रैपर के नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ। अगेन मैंने बताया था कि ये एक फ्रेमवर्क है, तो ये एक अपना एक पूरा प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर के साथ आएगा जिसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। यही डिफरेंस होता है फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में। तो आपने जब ब्यूटीफुल सोप और रिक्वेस्ट यूज़ किया था तो आपको कोई भी फोल्डर स्ट्रक्चर नहीं मिला था, आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ करे थे। तो इस क्रिएटेड प्रोजेक्ट के अंदर जाना होता है, जिस तरह रिएक्ट के प्रोजेक्ट में भी हम जाते हैं और ये CD ये दो कमांड्स देता है, लेकिन इसमें जो टच वाली कमांड है वो नहीं चलती, एरर देती है। तो टच वाली कमांड को हम मैनुअली कर लेते हैं, कॉपी करते हैं। ये करना ये होता है कि ये जो एक मेन स्पाइडर है ना, ये बनाना होता है स्पाइडर्स के फोल्डर के अंदर। आपका जो मेन प्रोजेक्ट ये है जिसके अंदर आप इस वक्त मौजूद हैं, स्पाइडर्स के अंदर मौजूद हैं। तो आप मेन प्रोजेक्ट के अंदर एक उसी नाम से फिर मेन स्क्रैपर के नाम से फ़ोल्डर, फिर उसके अंदर एक स्पाइडर और फिर उसके अंदर आपने एक फ़ाइल क्रिएट करनी है जो GPT कहेगा। और मैंने वो सही से कॉपी नहीं की, GPT ने जो फ़ाइल बोली है वो आपने क्रिएट कर लेनी है। यहाँ पर वो फ़ाइल क्रिएट करने के बाद आप एंटर करेंगे, उस फाइल को ओपन कर लेंगे और उसी फाइल के अंदर GPT का ही लिखा हुआ कोड हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। अब अगेन देखेंगे ये सारा काम वही है, जस्ट यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये CSV के लिंक्स जो हैं वो टारगेट होंगे। तो हम इसने यहाँ पर CSV एक्सेस नहीं की, हम इसको ये कहेंगे कि आपने जो हमें कहा है कि इसने हमें ये कहा है कि यहाँ पर लिस्ट कर दो सारे URL, लेकिन हम चाह रहे हैं हम यहाँ पर मैस क्रिएट ना करें। हम इसको कहेंगे इंस्टेड ऑफ सॉरी फॉर द फिफ्थ प्रॉम्प्ट फॉर द सेम वेबसाइट। तो कभी कभार छोटा मोटा हो जाता है, पिछली प्रॉम्प्ट में क्लियर नहीं था इस वजह से इस तरह हुआ है। इंस्टेड ऑफ दिस यूज़ links.csv। अब ये links.csv को यूज़ करेगा, बजाय कि हम यहाँ पर CSV के सारे, यहाँ पर भी अगर लिंक्स कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं तो वो स्क्रैप हो जाएंगे, लेकिन हम ये नहीं करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि वो डायरेक्टली उसी को यूज़ करें। तो अगर आप देखें तो इसने लिंक्स को कॉल कर लिया, ज़ूमिंग URL इन द फर्स्ट कॉलम। तो ये फर्स्ट कॉलम में URL नहीं है, इसको खोलें तो फर्स्ट कॉलम पे एक हेडर है, तो हम हेडर रिमूव कर देते हैं। यहाँ फिर इसको स्टार्ट ही हम
पेस्ट किया मैंने न्यू कोड। यहाँ फिर हम इसको स्टार्ट ही रो 1 से कर लेते हैं। तो हमने हेडर रिमूव किया और इसको स्टार्ट किया है 0 रो से, और इसको अब ये कंप्लीट हो गया। इसको स्टार्ट करने का उसने यहाँ पर कमांड दी है। आपने मेक श्योर करना है कि आप cd.// पीछे जाने का जो टर्मिनल की कमांड है $, पीछे आ गया हम। तो अब हमने उस फोल्डर में, जो हमारा मेन प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर है ना, उस फोल्डर में हमने रहते हुए ये कमांड रन करनी है। तो हमारा मेन प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर है ये मेन स्क्रैपर। अभी हम हैं मेन स्क्रैपर के अंदर ही, तो वहाँ पर ये जो स्क्रैपी क्रॉल वाली कमांड है वो रन करेंगे। इससे हमारा जो स्क्रैपी का प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा और हमारे लिंक्स को गेट करना शुरू करेगा। अब हमें इन लिंक्स की फ़ाइल को, वो कह रहा है कि लिंक्स की फ़ाइल नहीं मिली, तो वो इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो उस फोल्डर में नहीं है जिस फोल्डर से पाइथन रन हो रही है। पाइथन हमारी रन हो रही है main.scraper से। तो ये हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है अकॉर्डिंग टू दिस टर्मिनल। और हमें जो लिंक्स वाली फ़ाइल है ये भी इसी डायरेक्टरी के अंदर चाहिए। अब आप देख सकते हैं वो उस डायरेक्टरी के अंदर है, पहले वो उस डायरेक्टरी से बाहर थी। अगेन सेम कमांड को रन करेंगे हम। अब उसे ये फ़ाइल मिलनी चाहिए, और अगर हम लक अच्छी हुई हमारी तो ये हमारे कोर्सेज़ की आउटपुट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। ये हमारे आउटपुट का फ़ोल्डर है, इसके अंदर ये हमारे टोटल जो 74 थे या 740 थे वो कोर्सेज़ आ जाएंगे। एफ़र्ट हमारी 1 टाइम है, कोर्सेज़ जितने मर्जी हों डिपेंड नहीं करता, हमें उतने मिल जाएंगे। अब अगर 700 होंगे तो ये 7 मिनट्स लगा देगा, अगर 100 होंगे तो ये 1 मिनट में कंप्लीट कर देगा। 74 हैं तो अच्छी बात है, जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, हम नेक्स्ट प्रोसीड कर सकेंगे। तो 55 मिनट्स हुए हैं मुझे, और ये मेरी वेबसाइट आलमोस्ट कंप्लीट है। ये प्रोसेसिंग टाइम है जो जिसकी वजह से हम वेट कर रहे हैं। ओके, हमारे 74 लिंक्स थे और 74 फाइल्स यहाँ पर हमें मिल चुकी हैं। 74 ओके। तो ये हमारी वेबसाइट हो गई है स्क्रैप। अब एक छोटा सा चेक है कि अगर आपकी कोई फ़ाइल एम्प्टी होगी तो उसका साइज़ 0 KB होगा। तो इसमें किसी का भी साइज़ 0 KB नहीं है, इसका मतलब है हर फाइल में करेक्ट कंटेंट आया। तो डन, स्क्रैपिंग पार्ट इज़ डन। नाउ वी हैव टू मूव टू द सेकंड स्टेप, जो कि है टेक्स्ट फाइल टू वर्ड डॉक्यूमेंट। अब इन टेक्स्ट फाइल्स को यूज़ करते हुए हमने ये अब आप देखेंगे एक रॉ टेक्स्ट है, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन, कोई प्रेजेंटेबल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी क्योंकि ये स्क्रैप्ड कंटेंट है। बट यही कंटेंट जब वेबसाइट पे था तो प्रॉपर फॉर्मेटेड था। अब हमने इसको फॉर्मेट करना है एज अ वर्ड डॉक्यूमेंट। उसके लिए एक ETL पाइपलाइन डिज़ाइन हुई है जिसको हम यूज़ करेंगे। तो अब हमारा इस पूरे प्रोजेक्ट में जो एक काम का फ़ोल्डर है वो है आउटपुट। तो इस फोल्डर को यूज़ करना है। यूज़ कहाँ करना है, ये एक पाइपलाइन यहाँ पर डिज़ाइंड है कोर्स फॉर्मेटर के नाम से। ये पाइपलाइन आपको दोबारा से डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको ने इसको यूज़ करना है। आप विजुअल स्टूडियो कोड में इसको ओपन कर लेंगे, इसको छोटा कर लेते हैं, मिनिमाइज़। एंड ये जो आउटपुट वाला फ़ोल्डर है जो हमारे कोर्स है उसको इस पाइपलाइन में पेस्ट करेंगे। ऐड फोल्डर टू वर्क प्लेस, oh sorry, that's the wrong option I selected. Don't save. I have to open this again in Visual Studio Code and I have to copy the folder in the pipeline project. Okay, output folder selected and copy folder, sorry, copy folder हो गया। अब हमारा इस प्रोजेक्ट के साथ कोई काम नहीं है, हमारा स्क्रैपिंग का पार्ट हो गया कंप्लीट। अब स्क्रैपिंग में आपने एफ़र्ट्स किए हैं 4 प्रॉम्प्ट्स लिखी हैं और थोड़ी सी एरर हैंडलिंग और थोड़ी सी पेशेंस दिखाई है जब ये प्रोसेसिंग हो रही थी, स्क्रैपिंग हो रही थी। तो अब हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। 4 प्रॉम्प्ट्स यहाँ पर हो गई और उसके बाद ये जो पाइपलाइन है ये प्री बिल्ट है। आपने इसमें जस्ट main.py, सबको पता है कि पाइथन प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग एंट्री लेवल या एंट्री फाइल जो होती है वो main.py। आपने इसको रन करना है। ये पुरानी यूनिवर्सिटी का नाम है, हम इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम पेस्ट कर लेते हैं। ये भी ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाद में रीनेम कर लेंगे। और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर होगा
ये हमारी यूनिवर्सिटी का नाम है F2 कंट्रोल C, और वापस जाके कहाँ पर पेस्ट करे थे, यहाँ पर पेस्ट करे थे, यूनिवर्सिटी का नाम पेस्ट हो गया। अब इस पाइपलाइन को यूज़ करने की, ये भी आप समझ लें कि एक फ्रेमवर्क है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, और फ्रेमवर्क ये मेरे पर्सनल यूज़ में है, मैंने खुद ही इसको थोड़ा क्रिएट किया, डेवलप किया है, जीपीटी से हेल्प ली है, लॉजिक मेरी है, कोड जीपीटी से लिखवा लिया, कुछ खुद चीज़ें ऐड कर ली, इतनी सारा 5-6-7 फाइल का कोड, इतना लेंथी कोड, बिल्कुल एग्जैक्ट और करेक्ट जीपीटी वन टाइम में नहीं लिख के देता। तो इसको 2-3 दिन में मैंने रेडी किया था, तो और इसको अब आपको मैं वैसे ही प्रोवाइड कर दूंगा, आपने जस्ट इसको यूज़ करना है। तो इसको ये अब इसकी रिक्वायरमेंट ये है, जिस तरह स्क्रैपी का हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था और उसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि जो फ़ाइल बनानी है वो स्पाइडर्स के फ़ोल्डर के अंदर बनानी है। तो यहाँ पर जो फाइल्स प्रोसेस करनी है ना, वो प्रोसेस होनी है txts, जो फाइल इस फोल्डर के अंदर होंगी ना वो प्रोसेस होंगी। वो प्रोसेस किस तरह से होंगी, वो प्रोसेस इस तरह से होंगी कि जो जो रॉ इंफॉर्मेशन या रॉ डेटा है इसको कन्वर्ट किया जाएगा एक प्रॉपर फॉर्मेट में। अब वो फॉर्मेट क्या होगा, वो फॉर्मेट हमें ऑलरेडी गिवन होता है, वो आपको भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वो ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में एक टाइटल लाइक एक की है और उसकी वैल्यू है। वैल्यू में हमने यहाँ पर दी हुई है प्रॉम्प्ट कि उस वैल्यू में क्या सेव करवाना है, और टाइटल में हमने दिया हुआ है, सॉरी की में हमने दी हुई है उसकी हेडिंग, और उसकी वैल्यू में हमने दिया हुआ है उसमें आना क्या है, उसका इन्फॉर्मेशन उस की के बारे में कि यहाँ पर क्या आएगा। ये सारी चीज़ें प्रोवाइडेड होती हैं, नहीं भी हैं तो आपको बेसिक बता दिया जाता है, बाकी आप जीपीटी से ये पूरी प्रॉम्प्ट रेडी करवा सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं इसको प्रॉम्प्ट क्यों कह रहा हूँ। प्रॉम्प्ट मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये अगेन यहाँ पर वहाँ पर 4 प्रॉम्प्ट्स आपने खुद किए हैं, और यहाँ पर प्रॉम्प्ट हमें चाहिए एटलीस्ट 74 कोर्सेज़ हैं, तो 74 प्रॉम्प्ट करनी पड़ेंगी अगर हमने इस रॉ टेक्स्ट को कन्वर्ट करवाना है इस फॉर्मेटेड टेक्स्ट के अंदर, जीपीटी या एआई को या चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए। तो आप 74 तो मे भी कर लें, लेकिन अगर 740 कोर्सेज़ हुए तो आप शायद 2 दिन लगा देंगे इसको जीपीटी से फॉर्मेट करवाते हुए। फॉर्मेट करवाएंगे कैसे जीपीटी से, जीपीटी को ये टेक्स्ट देंगे जो रॉ फॉर्मेट में है, कॉपी करेंगे, कॉपी करके जीपीटी में जाके पेस्ट करेंगे, और फिर उसको ये वाली प्रॉम्प्ट दे देंगे जो प्री रिटन है, वो इसको फिल करके आपको रिटर्न कर देगा। आप कॉपी करके ला के इधर वर्ड डॉक्यूमेंट में पेस्ट करते जाएंगे या यहाँ पर रखते जाएंगे, और बाद में उसको एक एक करके वर्ड डॉक्यूमेंट में डालेंगे। तो एंड रिज़ल्ट हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट है। तो वो कैसे बनता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब हमने क्योंकि 74 या 740 रिक्वेस्ट हमने खुद नहीं करनी, जीपीटी पे जा के हमने प्रॉम्प्ट्स नहीं देनी हम, क्योंकि प्रॉम्प्ट्स का पैटर्न सिमिलर है, जस्ट कंटेंट चेंज होना है, जस्ट ये txt फाइल चेंज होगी, हमारा जो प्रॉम्प्ट है वो सेम रहेगी, हमारी आउटपुट सेम रहेगी। तो उस चीज़ को भी मैंने ऑटोमेट किया है यूजिंग एपीआई। कुछ लोगों को आइडिया होगा कि हम एपीआई भी यूज़ कर सकते हैं, जेमिनाई की एपीआई, चैट जीपीटी की एपीआई, ग्रॉक एपीआई है एक, ग्रॉक कर रहा था यूज़, वो अच्छा रिज़ल्ट नहीं आ रहे थे, मैंने जेमिना पे शिफ्ट किया। अगर जेमिना भी अच्छे रिज़ल्ट नहीं देता तो हम चैट जीपीटी पे जा सकते हैं जो कि पेड है, तो जितना गो डालेंगे मीठा होगा। लेकिन जेमिना फ़िलहाल यहाँ पर बहुत अच्छे रिज़ल्ट दे रहा है। रिज़ल्ट क्या दे रहा है, वो मेरी txt लेता है और मेरा पैटर्न यानी मेरी प्रॉम्प्ट लेता है, और उसके रिटर्न में मुझे एक जेसन दे देता है, और जेसन में यही कीज़ होती हैं, लेकिन इनकी जगह पर इनकी एक्सप्लेनेशन की बजाय एक्चुअल वैल्यूज़ आ जाती हैं, और एक्चुअल वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो बाकी फ़ाइल्स जो हैं वो हेल्पर फाइल्स हैं। मेन फ़ाइल जो है वो ये है, इसको रन करते हैं तो ये हेल्पिंग फ़ाइल, ये पाई कैशे आप देख सकते हैं, यानी यहाँ पर इस मेन फ़ाइल में ही सारी फाइल्स को कॉल किया गया है। तो एक इसमें एक चीज़ जो आपको बतानी है वो ये है, एक ये है app.txt, ये जो है ये अपेंड, app स्टैंड फॉर अपेंड, एंड एक है यहाँ पर append.py। ये जो append.py है ना, ये हमें नहीं चाहिए, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। append.py चाहिए, सॉरी एक एक्स्ट्रा फाइल थी। append.py है ये, जो ये करता है कि ये जो txts का फोल्डर है ना, इसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उनमें एक जो app.txt है ना वो अपेंड करता है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें, मैंने आपको कहा था हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई होगी पहले से, तो
उस वेबसाइट से रिलेटेड। तो यहाँ पर मैम ने कुछ चीज़ें हमें बताई हैं कि आपने इन कोर्सेज़ इन लिंक्स से भी चीज़ें लेनी हैं, और वो जो चीज़ें लेनी है ना वो हर पेज पे पेंड होनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस लिंक को विज़िट करता हूँ, ये 5 मिनट का काम है। हमने मैनुअल कुछ पेजेस विज़िट करके वहाँ से इंफॉर्मेशन लेनी है। वो मैनुअली क्यों लेनी है? इसलिए लेनी है क्योंकि वो सब पेजेस के लिए कॉमन है। वो हमें बता दिया जाएगा कि क्या चीज़ कॉमन है, क्या चीज़ नहीं। तो यहाँ पर अभी जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो तो मैं नहीं ढूंढूंगा, लेकिन यहाँ पर हम ये आइल्स का स्कोर जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए कॉपी कर लेते हैं। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये थी, या हमारी जो मैम है उन्होंने हमें ये कहा था, कोऑर्डिनेटर जो हैं उन्होंने ये कहा था कि इस पेज पे जाना है और वहाँ से ना ये इन्फॉर्मेशन भी आपने हर फाइल में पेंड करनी है। अगर वो कहती हैं तो कर देंगे, नहीं कहती तो नहीं करेंगे। कर इसलिए देंगे क्योंकि 5 मिनट का काम है तो कोई इतना इशू नहीं है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल इन्फॉर्मेशन थी। अब ये एक लाइन हो सकती है, ये 500 लाइन्स हो सकती हैं। हमने वहाँ से पेज से कॉपी करनी है और इस APP में ला के पेस्ट कर देनी है। ये तब हो रहा है जब हमारे पास TXTs आ गई हैं, तमाम कोर्सेज़ की इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब ये उस इंफॉर्मेशन के लिए हो रहा है जो कॉमन है। तो कॉमन इन्फॉर्मेशन को अगर हमने प्रोसेस करना है तो हम वो एक दफ़ा ही मैनुअली कर लेंगे, ला के इस APP में पेस्ट कर देंगे और इसके नीचे ही append.py है, इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। ये तब करेंगे अगर हमने कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन अपेंड करनी है उन TXTs में जो हमने स्क्रैप की हैं। ठीक है, ये अपेंड हो जाएगी हर फाइल में। आप जाके चेक भी करेंगे तो ये इसके लास्ट पे वो इन्फॉर्मेशन ऐड हो चुकी है। अब वो इन्फॉर्मेशन ये इतनी यूज़फुल नहीं है, मैंने जस्ट वैसे ही टेस्टिंग के लिए कॉपी की है। वो इन्फॉर्मेशन यूज़फुल होगी, और वो क्या होगी वो आपको बता दिया जाएगा। आपने 2 पेजेस या 3 पेजेस जाके मैनुअली कॉपी करने हैं, कॉपी करके यहाँ पर आके आप पेस्ट कर देंगे, और पेस्ट करके तो आप ये append.py रन कर देंगे। ये एक स्टेप है। ये सेकंड स्टेप है। कोर्सेज स्क्रैप करके TXT में डाल लिए, और वो स्क्रैप करने के लिए 4 प्रॉम्प्ट्स लगी थी। स्क्रैप करके TXT में डाल लिए। TXT में डालने के बाद अगर कुछ कॉमन चीज़ अपेंड करनी है तो app.txt में लिख दी, फिर append.py रन कर देंगे, जो उन TXTs के अंदर अगेन TXTS फोल्डर का नाम होना चाहिए, उसमें जाके वो सारी चीज़ें अपेंड कर देगा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर एक जेसन अपेंडर है, मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर नहीं भी समझ आता तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पर जो हमने अपेंड की है ना चीज़, वो हुई है तमाम फाइल्स के अंदर। अगर हम चाह रहे हैं कि कुछ चीज़ें अपेंड हों डिग्री के अकॉर्डिंग, अगर अंडर ग्रेजुएट में अपेंड करना है जस्ट, या मास्टर्स में या PhD में अपेंड करनी है कुछ चीज़ें जो मैम बताएंगी या मैं आपको बताऊँगा, तो हम फिर ये वाली फ़ाइल यूज़ करेंगे। और उसमें जो अंडर ग्रेजुएट में अपेंड होनी है वो यहाँ पर लिख देंगे अंडर ग्रेजुएट में। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये अपेंड होना था, यहाँ पर ये अपेंड होना था। वो चीज़ें हमें उस एक मैनुअल पेज का लिंक दिया होगा, जिस तरह ये लिंक्स गिवन है, यहाँ पर जाके हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर वो आल फाइल कॉमन इन्फॉर्मेशन हुई तो app.txt में पेस्ट कर देंगे। अगर वो डिग्री वाइज कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन हुई, यानी अंडर ग्रेजुएट के सारी डिग्रीज़ के लिए कॉमन इन्फॉर्मेशन हुई, तो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। मास्टर्स के लिए होगी तो कर देंगे, PhD के लिए होगी तो कर देंगे। और अगर यानी यहाँ पर भी डिफरेंट वैल्यू आएगी, यहाँ पर भी डिफरेंट, यहाँ पर भी डिफरेंट। फॉर एग्जांपल एंट्री रिक्वायरमेंट्स है ना, तो अंडर ग्रेजुएट में वो कहते हैं आपने इंटर किया हो, मास्टर्स में वो कहते हैं आपने बैचलर्स किया हो, PhD में वो कहते हैं कि आपने मास्टर्स किया हो। तो आपने ये इन्फॉर्मेशन राइट करनी है कोर्स वाइज। यानी अंडर ग्रेजुएट में तो आप ये नहीं कहेंगे कि आप मास्टर्स किया हो। अगर तो ये कह सकते होते तो फिर हम यहीं पे लिख देते कि आपने मास्टर्स किया, और वो हर डिग्री में हर TXT में अपेंड हो जाता हर डिग्री के अंदर। तो जो कॉमन चीज़ें हैं जैसे आइल्स है, वो हमें आइल्स का स्कोर 6 चाहिए, तो वो हर डिग्री के लिए अगर कॉमन है तो हम यहाँ पर अपेंड कर देंगे। और लेकिन अगर जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल बैचलर्स के लिए हमें इंटरमीडिएट चाहिए, तो वो यहाँ पर हम लिख देंगे। अगर वो मैम ने दिया होगा, कोऑर्डिनेटर ने वो लिंक दिया होगा इन्फॉर्मेशन का, तो वो हम अपेंड करेंगे। अगर नहीं दिया होगा तो हम ये 2 काम नहीं करेंगे, ना जेसन अपेंडर यूज़ करेंगे, ना app.txt और append.py यूज़ करेंगे। ये था एक छोटा सा पार्ट जिस पे आपके 5 मिनट सर्व होंगे। इसके बाद आपका काम है, आपने main.py में जाके इसको रन पाइथन फाइल्स, वर्चुअल इन्वायरमेंट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, आपका इन्वायरमेंट सेटअप होगा, आप उसी को यूज़ करें। ये देखें आप, इसमें ये सारे फ़ोल्डर्स बने हैं ऑटोमेटिकली, ये सारे लॉग्स हैं। जेसन्स मैंने बताया था कि GPT जो है वो टेक्स्ट लेगा और हमारी प्रॉम्प्ट लेगा और उसमें हमें जेसन रिटर्न करेगा। और अब मैं दिखाता हूँ, हमारे पास ये था, ये प्रोसेस TXT, जो TXT प्रोसेस होगी हमें, आप देखें ये इन्फॉर्मेशन GPT को गई, साथ ये प्रॉम्प्ट GPT को गई। इन रिटर्न GPT ने रिज़ल्ट दिया ये,
आप चेक कर सकते हैं, ये एक वेल फॉर्मेट और स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन है जो हमें चाहिए थी। अभी ये इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड ही नहीं की, ये मैं ऐड करूँगा append.py के थ्रू। ये app डॉट में ला के ये जो कोर्सेज़ के एक्स्ट्रा लिंक्स गिवन है इन पे ये इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, मैं वो ला के यहाँ पे पेस्ट करके ना, तो जब इसको सारी टेक्स्ट्स में अपेंड कर दूँगा और फिर जब जीपीटी के पास जाएंगी, ये यहाँ पर जीपीटी से मुराद जेमिनी है और ये आप देखें गूगल जनरेटिव एआई, यहाँ पर ये सारी कोडिंग हुई है कि किस तरह वो प्रॉम्प्ट रीड करता है, किस तरह वो मेरी टेक्स्ट फाइल रीड करता है। ये इंस्ट्रक्शंस रीड हुई, उसके बाद ये कंटेंट में ये टेक्स्ट फाइल आएगी, इंस्ट्रक्शंस में मेरी ये वाली प्रॉम्प्ट आएगी और ये दोनों चीज़ें जीपीटी के पास यानी जेमिनी के पास जाएंगी और रिटर्न में हमें ये response.txt मिलेगा और वो होगा ये वाला जेसन ऑब्जेक्ट या जेसन फाइल। ये जेसन फाइल फिर हमारा ये एक worder.py है, ये इन जेसन्स को कन्वर्ट करेगा वर्ड डॉक्यूमेंट में। आप इसकी इंपोर्ट चेक करें, आपको आइडिया हो जाएगा। इंपोर्ट में देखें python docs हमने यूज़ किया और docs.shared इंपोर्ट किया और docs में से इंपोर्ट किया डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है हर डिग्री फॉर्मेट के लिए, अंडर ग्रेजुएट के अलग डॉक्यूमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट के अलग, पीएचडी के लिए अलग डॉक्यूमेंट्स बनेंगे और वो डॉक्यूमेंट्स के फ़ोल्डर में चीज़ें सेव हो जाएंगी। सेव होने के बाद सारी फाइल्स बनने के बाद एंड पे ये फाइनलाइज़र है जो उन सारी डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल्स को मर्ज करके एक सिंगल डॉक्यूमेंट फ़ाइल जनरेट करके देगा। और ये सारे बारी बारी आपने रन नहीं करने, main.py इन सब को रन कर रहा है। आपने जो चीज़ें देखनी है वो आपने ये देखनी है कि अगर कोई कॉमन इन्फॉर्मेशन अपेंड कर, फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन फ़ी है, वो सारी एप्लीकेशन सारी कोर्सेज़ के लिए सेम है, तो वो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर लिख देंगे ऐप फ़ी और वो $20 है या $30 है, वो यहाँ पर लिखी जाएगी और जब हम append.py को रन करेंगे तो वो सब कोर्सेज़ में ऐड हो जाएगी। और इस तरह से ऐड करने की रीज़न यही है कि वो कॉमन इन्फॉर्मेशन है। और अब ये खुद ब खुद हमारी जेसन फाइल्स यहाँ पर बनती जा रही हैं और ये जो हमारी txt फाइल्स थी ये कम होती जा रही हैं। अब देखें तकरीबन हाफ़ txt's रह गई हैं और हाफ़ जो हैं वो जेसन्स में कन्वर्ट हो गई हैं। अब जब ये सारी txt's कन्वर्ट हो जाएंगी जेसन में, जेसन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्ट चाहिए। वो हमारी डेटाबेस यानी कोई एसक्यूएल डेटाबेस भी हो सकती थी, लेकिन हमारा जो टेक्स्ट है यानी जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो टेबुलर कम डॉक्यूमेंट बेस्ड ज़्यादा है, तो इसलिए हमने कोई डॉक्यूमेंट बेस्ड ही डेटाबेस यूज़ करनी थी। तो वो मोंगोडीबी हो सकती थी या मैंने जेसन यूज़ कर लिया। तो ये टेक्स्ट कन्वर्ट हो रहे हैं हमारे जेसन में। और अगेन ये आप गौर करिएगा डायरेक्ट टेक्स्ट नहीं है, यानी जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही जेसन में नहीं आ रहा, बहुत ही डिफरेंट फॉर्मेट है और डिफरेंट वर्ड्स हैं, डिफरेंट इंफॉर्मेशन है, लेकिन जो उसका कॉन्टेक्स्ट है वो उसी txt में से ही लिया गया है। ये 3 इयर्स वहीं से आ रहे हैं। ये ऑनलाइन डिग्री है कि नहीं है ये उसी फाइल के अंदर रिटन था, लेकिन अगर आप ख़ुद इस फाइल में ढूंढने जाएंगे कि ये डिग्री ऑनलाइन थी या नहीं थी, इसकी ड्यूरेशन क्या थी, वो आपको शायद बहुत टाइम लगेगा। एक फ़ाइल में तो कर लेंगे लेकिन आप 700 फाइल्स में नहीं कर सकेंगे। तो इस वजह से हमने ये फ़ाइल्स हैंड ओवर की हैं जीपीटी को, जीपीटी में जेमिनी, और उसका कोड मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया और वो ख़ुद ब खुद इन चीज़ों को हैंडल कर रहा है। और अगर कम txt's रह गई हैं तो हम वेट कर लेते हैं, वरना हम एग्ज़िट कर देते हैं। ये देखें कंप्लीट होने वाली हैं, 4 txt's रह गई, ये कंप्लीट। ये पाइपलाइन इतनी अच्छी डिज़ाइंड है कि अगर किसी जेसन में एरर भी आता है ना, किसी जेसन में कोई वैल्यू मिस हो जाती है, लिंक नहीं मिलता उसको, स्टार्ट डेट नहीं मिलती, अब आप देखें ये जेसन प्रोसेस होके जेसन प्रोसेस्ड में जा रही हैं फाइल्स। अब यहाँ से फाइल्स प्रोसेस होके इस फोल्डर में मूव कर रही हैं। तो अगर जेसन्स को प्रोसेस करके उसने वर्ड डॉक्यूमेंट बनाए हैं, ये देखें अब इसमें डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं। अगर इन डॉक्यूमेंट्स को बनाते हुए इस जेसन में उसको कोई मसला नज़र आता है, यानी फॉर एग्जांपल ये इन्फॉर्मेशन इस तरह से स्किप हो जाती है और जेसन में आ जाता है एरर, जीपीटी एरर यानी रॉन्ग जेसन रिटर्न कर देता है, तो उसको भी हैंडल करने के लिए ये पाइपलाइन डिज़ाइन की गई है, यानी जिसको एरर हैंडलिंग कहते हैं। उसमें ये होगा कि हमारी जो txt है वो प्रोसेस्ड txt से वापस आ जाएगी txt के अंदर, और जितनी देर तक txt के अंदर फाइल्स हैं ये कोड मेन लूप लगा हुआ है, मेन py में लूप लगा हुआ है जो रन होता रहेगा जब तक कि हमारा जो txt का फोल्डर है वो खाली नहीं हो जाएगा। और वो तब तक खाली नहीं होगा जब तक
सारी फाइल्स सक्सेसफुली जेसन में कन्वर्ट नहीं हो जाती। तो ये इस फाइल को मैंने मेरे ख्याल से दरमियान में वो इरेज कर दिया था, तो वो कन्वर्ट नहीं हुई। लेकिन खैर अब इन सारे डॉक्यूमेंट्स को मर्ज करके एक डॉक्यूमेंट बना है यहाँ पर। अब इसको जब हम ओपन करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि हमने एक वेबसाइट सक्सेसफुली स्क्रैप करके उसकी रॉ टीएक्सटीज़ यानी रॉ स्क्रैप्ड डाटा को हमने प्रॉपर एक फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर लिया है। ये मास्टर्स के कोर्सेज़ की अलग हेडिंग है, आप देखें प्रॉपर हेडिंग है, प्रॉपर बोल्ड है, प्रॉपर बुलेटिंग है, लिंक अटैच है। आपको लगता है कि इंफॉर्मेशन सही नहीं आई, आप इस लिंक पे जाके वेरीफाई कर सकते हैं। एक कोऑर्डिनेटर भी ये वेरीफाई करती हैं, मैं उनको जब ये सेंड करता हूँ। तो इन्फॉर्मेशन जो मिसिंग है वो अभी मे बी इन मैनुअल लिंक्स में प्रेजेंट थी, जो मैंने अभी चेक नहीं किए ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो मैं इनको चेक करूँगा भी, तो मुझे कोई ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगेंगी। चेक करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन यूज़फुल होगी वो यहाँ पर लिखता जाऊँगा, एंड पे इसको रन करूँगा pen.py, और जो डिग्री स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होंगी, रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो जेसन अपेंडर में लिख के main.py को एग्जीक्यूट कर दूँगा। और अभी ये जस्ट ओवरव्यू है टास्क का। अगर आपको इसमें इन फ्यूचर काम करते हुए कोई भी किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी आती है, पाइथन सेटअप में कोई इशू आता है, कोई टास्क की अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू आता है, तो आपके जो फेलोज़ हैं जो अच्छा समझते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं जो हमारे साथ टीम में ऐड होंगे। या अगर आपको कोई नहीं एक्सप्लेन कर रहा है, या आपको किसी के एक्सप्लेन करने से भी नहीं समझ लग रही, तो आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ेस टू फेस, मीट पे, कॉल पे, मैसेज पे। आपको ये टास्क वीडियो इसलिए बनाई गई है ताकि आप बार बार देख के अंडरस्टैंड कर सकें। और मैंने वेबसाइट ऐसी चूज़ की है जिसमें आपने देखा होगा सेलेनियम यूज़ हुआ, स्क्रैपी यूज़ हुई, ब्यूटीफुल सॉप एंड रिक्वेस्ट यूज़ हुई। तीनों टाइप्स की लाइब्रेरीज़ यूज़ कर ली हमने, और दोनों टाइप्स की वेबसाइट को स्क्रैप करने का तरीका देख लिया, स्टैटिक भी, डायनामिक भी। अब ज़रूरी नहीं है कि लिंक्स हमेशा सेलेनियम से ही निकलेंगे, वो स्टैटिक से भी यानी कि स्क्रैपी से भी निकल सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जो कोर्सेज़ का पेज है वो हमेशा स्टैटिक ही होगा, उस पर सारी इंफॉर्मेशन आपको स्क्रैपी या डायनामिक वाली जो लाइब्रेरीज़ हैं, ब्यूटीफुल सोप रिक्वेस्ट से मिल जाएगी, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो ये टोटल जो है वो स्टोरी है एक टास्क की। इवन दो फर्स्ट 15 मिनट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वीडियो में कोई कट नहीं लगा, प्रोसेसिंग टाइम भी इंक्लूडेड है, जिसमें स्क्रैपिंग की जो प्रोसेसिंग हुई और जो फाइल कन्वर्जन की प्रोसेसिंग हुई वो इंक्लूडेड है। मेरी एक्सप्लेनेशन, मेरा बोलना, ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैं रिकॉर्डिंग के दौरान कॉन्शियस होकर कर रहा हूँ काम, वो मेरा ध्यान रिकॉर्डिंग की तरफ है। ये सारी चीज़ें इंक्लूड करने के बावजूद भी ये काम 1 घंटे 17 मिनट 22 सेकंड्स जिस टाइम पे मैं टाइम कॉल कर रहा हूँ लगे हैं। 1 घंटा 17 मिनट। अगर मैं ये रिकॉर्डिंग ना करूँ, आपको एक्सप्लेन ना कर रहा होता, जो फर्स्ट 15 मिनट मैंने स्क्रैपिंग और टूल्स एंड लाइब्रेरीज़ का इंट्रोडक्शन दिया वो निकाल दें, फिर भी रिकॉर्डिंग के दौरान 1 घंटा, और अगर रिकॉर्डिंग ऑफ करें तो जैसा कि मैंने क्लेम किया था 45 टू 50 मिनट्स में एक वेबसाइट स्क्रैप हो जाएगी। अगर आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि इसके तो लिंक्स कम थे या कोर्सेज़ कम थे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अगर गौर किया तो, अगर नहीं की तो पीछे जाके देखें, हमने एक फ़ाइल के लिए काम किया, दैन उसको लूप किया आल लिंक्स के लिए, आल फाइल्स के लिए। तो अब जब आप लूप चला देंगे, आपको अच्छे से पता है कि लूप चाहे 100 टाइम्स के लिए चले, चाहे 500 टाइम्स के लिए चले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, रिसोर्सेज यूज़ हो रहे होते हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितने लिंक्स हैं, उसने वो टास्क परफॉर्म ऑटोमेटिकली कर देना है, चाहे वो 74 हैं, चाहे वो 700 हैं। और इसी तरह जो हमने ये पाइपलाइन देखी, अब इसमें जितनी फाइल्स txt में पड़ी हुई हैं वो प्रोसेस हो गई हैं। और जब आप देखेंगे ना, txt थी 74, जब जेसन प्रोसेस में जाके आप देखते हैं ना, यहाँ पर भी 74 फाइल्स अवेलेबल हैं, यानी हमारी सारी की सारी फाइल्स सक्सेसफुली जेसन में कन्वर्ट हुई हैं, और जेसन में कन्वर्ट होने के बाद प्रोसेस हुई हैं। इसी वजह से वो जेसन प्रोसेस्ड में मौजूद हैं, और जो प्रोसेस हो गई हैं वो मेक श्योर है कि वो इसमें से किसी एक डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट है, और ये सारे डॉक्यूमेंट एक सिंगल डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट हैं जो मैंने आपको ओपन करके दिखाया। तो अगर ये आप टास्क 40 मिनट्स में या 50 मिनट्स में, या बिगिनर हैं तो आप 1 आवर में इसको करते हैं, या फर्स्ट
वीक में आपको 2 आवर्स भी लग रहे होते हैं एक वेबसाइट पे ना, चीज़ें अंडरस्टैंड करने में टाइम लग रहा होता है। लेकिन मैंने एक जस्ट आपको ये ना लगे कि मैं सिर्फ झूठ बोल रहा हूँ या मैं कोई हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ कि घंटे में काम हो जाएगा, घंटे में काम हो जाएगा, मैंने करके दिखाया विद रिकॉर्डिंग। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप सब भी कर सकते हैं। तो आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने आप को इस लेवल पर ट्रेन करना है कि आप ये काम 1 घंटे में करें। और जब आप 1 घंटे में ये करेंगे तो फिर आप जब 2 से 3 घंटे देंगे तो आप 2 से 3 वेबसाइट्स करेंगे। और जब आप 2 से 3 वेबसाइट्स करेंगे तो आप नियरली 30 टू 45-50,000 अर्न करेंगे अगर आप डेली 2 से 3 वेबसाइट्स करते हैं। सैटरडे संडे में ऑफ़ नहीं कर रहा, ऑफ़ कर रहे हैं तो फिर वो ज़ाहिर बात है उस हिसाब से अमाउंट कम हो जाएगी। ऑफ़ मैं इसलिए नहीं कर रहा कि सैटरडे संडे ही तो होता है स्टूडेंट के पास काम करने के लिए, तो उसमें तो मैं चाहूँगा आप 5-5 6-6 करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकें। तो डेट्स इट फ्रॉम माय साइड। अब इसके बाद हम एक फ़िज़िकल मीटिंग अरेंज करने की कोशिश करेंगे जिसमें आपकी क्वेरीज क्वेश्चंस को जो है वो ओवरव्यू करेंगे। और अगर कोई आपका इस वीडियो से रिलेटेड, इस टास्क से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक क्यूरी है तो वो उस दिन हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आप सब में से जो विलिंग होगा, जिसको टास्क समझ आया होगा, उसको ऑन बोर्ड लेंगे। अगर कोई विलिंग है, उसको टास्क समझ नहीं आया, उसको पाइथन नहीं आती, उसको ये लाइब्रेरीज़ का नहीं पता, हम उसको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी देंगे। उसके अलावा ऑनलाइन कोर्सेज यूट्यूब से या यूडेमी कोर्सेरा कहीं से भी हम उसको रिकमेंड करेंगे। अगर वो कंप्लीट कर लाता है तो हम अगेन उसको चांस देंगे कि वो सीख के ख़ुद भी सीख के आए, टाइम ले। खुद नहीं सीख सकता, हम सिखाएंगे, हमसे सीखे, सीख के हमारे साथ काम करे। एक डिग्री के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग काम करे और उसके अकॉर्डिंग ही अर्न करे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। वी विल सी यू इंशाल्लाह इन अ फिज़िकल मीटिंग ऑन Monday, Tuesday or Wednesday, any day. The time will be decided and shared with all of you. Thank you so much again. Allah Hafiz. Take care.